यूनिट 1 यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में सबसे पहले आ जाता है भाई, ठीक है जी, कैलकुलेशंस आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं भाई? कैलकुलेशंस। तो ये कैलकुलेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, फॉर्मूलाज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखना है आपको। एक एक न्यूमेरिकल में बताता चलूंगा, एक एक न्यूमेरिकल बताता चलूंगा। ये बताओ मुझे पहले फटाफट कमेंट कर दो कि ये बात क्लियर है आपको या नहीं क्लियर हुई। फटाफट बता दो ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई, फिर मैं इस पे बढ़ जाता हूं नेक्स्ट यूनिट पे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट बढ़ जाता हूं। शॉर्ट में समझते हुए चलेंगे सारी चीजों को, शॉर्ट में समझते हुए चलेंगे सारी चीजों को। ओसोलॉजी में बेटा फैक्टर्स पूछ सकता है कि डोज को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो जो मैंने आपको 15 फैक्टर बताए हैं, इनमें से अगर आपके 7-8 भी याद रह जाते हैं, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अजीत क्लियर है? ठीक है, ठीक है। 7:30 बजे हैं, 8 बजे एक ब्रेक लेंगे। ठीक है भाई, 7:30 बजे हैं, 8 बजे एक ब्रेक लेंगे। 8 बजे तक आप सब बने रहें, तब तक ये एक टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल, बस आधा घंटा दें, आधा घंटा दें बस। ठीक है, तो समझते हैं कैलकुलेशंस क्या होती हैं। टू हैव ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है जी, बहुत सारी कैलकुलेशन को समझने के लिए विच आर इन्वॉल्व इन द डिस्पेंसिंग, कह रहा है कि डिस्पेंसिंग में जो इन्वॉल्व होती थी पहले, उनको समझने के लिए कि कुछ इट इज डिजायरेबल दैट द फार्मासिस्ट शुड हैव द थ्रो नॉलेज ऑफ रिगार्डिंग वेट एंड मेजरमेंट विच आर यूज्ड इन द कैलकुलेशन। कह रहा है कि पहले पुराने टाइम पे जब कंपाउंडिंग का जमाना था, तब फार्मासिस्ट को क्या पता होना चाहिए था कि क्या वेट है, क्या मेजरमेंट्स हैं, क्या कैलकुलेशन होती हैं, ये सब पता होना चाहिए था। ये तब की बात कर रहा है, तो इसलिए हमें आज भी पढ़ना है, समझना है कि होते वास्तव में क्या है। ठीक है जी, दीज आर द टू टाइप ऑफ वेट एंड मेजर्स। पहला होता है इंपीरियल सिस्टम, दूसरा होता है मैट्रिक सिस्टम। दोनों में समझने जैसी कुछ ज्यादा खास बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है कि आप उन्हें याद रख पाते हैं या नहीं। ठीक है जी, एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो आपसे पूछ लेता है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंस रखता है। इंपीरियल सिस्टम एक ओल्ड सिस्टम है। ठीक है जी, किसका? वेट का और मेजर का। ठीक है जी, वेट का और मेजर का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है, वेट करने के लिए और मापने के लिए। ठीक है जी, वजन करने के लिए और मापने के लिए। इसमें आता है इंपीरियल सिस्टम, दो तरह का होता है। ठीक है जी, अवॉइडुपोइस। ठीक है जी, कैसा होता है? कैसा होता है जी? अवॉइडुपोइस। ठीक है जी, इसको आप नहीं जोड़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। अवॉइड पोइस सिस्टम होता है और एपेथोकैरिज सिस्टम होता है। दो तरह के सिस्टम होते हैं, अवॉइड पोइस सिस्टम और एपेथोकैरिज सिस्टम होता है। इन सिस्टम को समझेंगे कि वास्तव में इन सिस्टम में होता क्या है। अवॉइड पोइस सिस्टम में क्या होता है भाई? अवॉइड पोइस सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम हम क्या करते हैं, द पाउंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट। इसके अंदर वेट करने की क्या होती है? पाउंड एक स्टैंडर्ड मेजर होती है। जैसे हमने फॉर्मूला में पढ़ा था कि बच्चे का वेट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, बच्चे का वेट क्या होता है पाउंड में, तो यहां भी हम क्या करते थे, ड्रग को अपनी पाउंड में मेजर करते थे। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात। इंपीरियल सिस्टम के अंदर स्टैंडर्ड टर्म क्या होती थी भैया? पाउंड। क्या होती थी? पाउंड। और इसमें भी अवॉइड पोरस सिस्टम में, इंपीरियल में भी, अवॉइड पोरस में। और जो एपेथोकैरी सिस्टम था उसमें क्या होता था? दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन है, जिस सिस्टम को किया हम ट्रॉय सिस्टम भी बोलते हैं। कैसा सिस्टम? ट्रॉय सिस्टम भी बोल देते हैं। द ग्रेन इज द स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है जी, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती थी वेट को मेजर करने की? ग्रेन्स। क्या होती थी भाई? ग्रेन्स। ग्रेन्स में मेजर करते कि इतने ग्रेन्स। इसमें क्या होता था ऊपर वाले में? पाउंड्स की इतने पाउंड्स। ये दोनों बहुत सिंपल हैं फिलहाल पढ़ने के लिए। अवॉइड पोरस सिस्टम में आपको बस ये बताना है कि पाउंड्स स्टैंडर्ड मेजरमेंट करने के लिए, वेट को करने के लिए क्या होती थी? स्टैंडर्ड यूनिट होती थी। लेकिन एपेथोकैरी सिस्टम में ग्रेन्स को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया वेट को मेजर करने के लिए। समझ गए इतनी सी बात? आगे क्या बताया? आगे इसने हमें क्या समझाया? आगे ये समझाने की कोशिश की कि टेबल पढ़ते हैं एपेथोकैरी सिस्टम में और अवॉइड पोरस सिस्टम में कैसे होती हैं। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म समझने की क्या है। ठीक है भाई, पाउंड को समझने के लिए, पाउंड को लगभग हम एलबी में समझते हैं। ठीक है जी, पाउंड को हम कैसे समझते हैं? एलबी में। तो एक पाउंड इज इक्वल कितने? 16 ओज। ठीक है जी, अवॉइड पोरस सिस्टम में एक पाउंड यानी कि एक एलबी इज इक्वल टू 16 ओज होते हैं और एक एलबी इज इक्वल टू 7000 ग्रेन होते हैं। समझ गए मेरी बात? जब 16 ओज भी 1 एलबी के बराबर हैं और 7000 ग्रेन भी 1 एलबी के बराबर हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि इन दो, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं
तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं 16 ओज इज इक्वल टू 7000 ग्रेन्स। समझ गए। अब मैं यहां से 1 ओज की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं 7000 डिवाइड बाई 16 करूंगा। तो 1 ओज की वैल्यू निकालने के लिए मैं 7000 डिवाइड बाई 16 कर दूंगा, तो मुझे 437.5 इंटू 437.5 ग्राम 5 ग्रेन्स की वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स 1 ओज इज इक्वल टू 437.5 ग्रेन्स होते हैं। ये आपको याद करते हुए समझते हुए चलना है। तो 20 ग्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है भाई, जब इसने बोला तो फिर 20 ग्रेन की वैल्यू 20 CR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 सरप्लस क्या हो जाती है? 1 स्क्रपल। ठीक है, सरप्लस नहीं, 1 स्क्रपल हो जाएगी, जिसको जी भी लिख देते हैं। 60 ग्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ड्रैकम। ठीक है, 1 ड्रैकम या फिर 3 स्क्रपल। 20 ग्रेन की वैल्यू 1, 20 इंटू 360, तो 1 इंटू 3 भी 3 हो जाएगा। ये 3 स्क्रैपल भी हो सकता है, लेकिन 3 स्क्रैपल को हम 1 ड्रैकम बोल देते हैं। तो 60 ग्रेन की वैल्यू 1 ड्रैकम, 480 ग्रेन की वैल्यू 1 आउंस। ठीक है जी। अब ये यहां से आगे अपेथो कैरी सिस्टम चल गया, जहां से ग्रेन में डिवाइड हो गया। अब ये यहां तक तो ये 1 2 3 यहां तक था अवॉइड पोरिस सिस्टम, लेकिन अब यहां से अपेथो कैरी सिस्टम चल गया भाई। यहां से कौन सा? अपेथो कैरी सिस्टम शुरू हो गया। तो 480 ग्रेन्स 1 आउंस होता है अपेथो कैरी सिस्टम में। ठीक है जी। 20 आउंस क्या होंगे? 1 पाउंड। 20 आउंस क्या होंगे? 1 पाउंड होंगे। और 5760, ठीक है जी, 5670 ग्रेन्स किसके बराबर होंगे? 1 पाउंड के बराबर होंगे ग्रेन्स भी। ठीक है, ये इतने ग्रेन्स भी 1 पाउंड के बराबर होंगे। बताओ ये सीधी सीधी बात क्लियर हो रही है या नहीं क्लियर हो रही है? बताओ फटाफट। वेरी गुड भाई, विनीत राजपूत, वेरी गुड। चलो भाई, ठीक है। ये सीधे सीधे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये तो थी सॉलिड को मेजरमेंट करने की बात, इन सिस्टम के अंदर सॉलिड को मेजरमेंट करने की बात। अच्छा, लिक्विड को कैसे मेजर करोगे? मेजर द कैपेसिटी इन एम्पेरियल सिस्टम। एम्पेरियल सिस्टम में कैपेसिटी मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अवॉइड पेरिस सिस्टम में और अपेथोकैरिस सिस्टम में अगर कोई लिक्विड डोसेज फॉर्म आ जाती है, तो उसके अंदर हम करते हैं उसको गैलन में। 1 गैलन इज इक्वल टू 160 फ्लूइड आउंस। ठीक है जी। अगर कोई लिक्विड है तो उसको हम गैलन में मेजर करते थे भाई पहले। ठीक है जी। 1/4 गैलन हो जाता है 1 क्वार्ट। ठीक है जी। 1/8 गैलन हो जाएगा 1 पिंट। 1/160 ऑफ गैलन हो जाएगा 1 फ्लूइड आउंस। 1 क्वार्ट हो जाएगा 40 फ्लूइड आउंस। 1 पिंट हो जाएगा 20 फ्लूइड आउंस। 1 फ्लूइड आउंस होगा 480 मिनिम्स, और 1 फ्लूइड ड्रैकम होगा 60 मिनिम्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जितना आप याद रख सकते हो उतना आपके लिए फायदे की चीज है। एग्जाम में थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं चीजें, इसलिए आप इनको समझते हुए चलें। और आपको ये टर्म्स ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। इनके सॉल्यूशन में घुसोगे तो पूरे बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। इसीलिए आपको ये चीजें क्लियर करके दी गई हैं कि क्या क्या कैसे कैसे इसके अंदर होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपसे इतना चाहिए खास नहीं पूछा जाएगा जितना कि ये आपसे टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। ठीक है। अब आता है मैट्रिक सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या आता है भाई? मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम क्या कहता है? मैट्रिक सिस्टम इज यूज्ड इन द इंडियन फार्माकोपिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी। वेट और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया था। इट वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1964। देखो कितना पुराना है। ठीक है जी। फार्मेसी के प्रोफेशन में 1964 में ये यूज में लिया गया था। वेट को मेजर कैसे करते हैं? किलोग्राम में। इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट एंड ऑल अदर मेजर आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। कह रहा कि किलोग्राम में मेजर करना है और जितने भी वेट है इसी से डिराइव होंगे। ठीक है, किलोग्राम में ही मेजर करना है। क्लियर है मेरी बात? इसने बोला कि किलोग्राम में ही मेजर करना है और सारी की सारी सब चीजें ही क्या होंगी? किलोग्राम से ही डिराइव होके बनेंगी। ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है इसके अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? ये होता है किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, डेसी, इसको बोलते हैं सेंटी, और होता है मिली। ठीक है। यहां आप मीटर रखो या ग्राम रखो। ठीक है।
अगर यहाँ पे मीटर रखोगे तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, मीटर। अगर यहाँ पे ग्राम रखोगे तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम। ठीक है, अगर 1 किलोग्राम में आप जानते हो 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1 की वैल्यू यहाँ रखी, कितने ग्राम होते हैं भाई? 1000 ग्राम। क्यों होते हैं? क्योंकि ये 1 2 3 3 कदम चल गया तो 3 जीरो लगेगी। ठीक है, अगर 1 किलोग्राम में आपसे डेसीग्राम पूछ ले, 1 किलोग्राम में डेसीग्राम, तो कितने कदम चलना पड़ रहा है भाई? कह रहा कि 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम? 1 किलो तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10,000। ठीक है, या फिर जितनी भी जीरो होती है ना, 1 के आगे जितनी जीरो उतना, उसको इतना 10 की पावर 3। ठीक है, ठीक है, 1 के आगे कितने जीरो? 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने हो जाएगा? 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब है 1 के सामने 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, अब मेरे से पूछ ले, अगर कोई अपोजिट पूछ ले मेरे से, अगर कोई मेरे से अपोजिट पूछ ले कि 1 ग्राम में मेरे को किलोग्राम बताओ। अगर कोई मेरे से पूछ ले, पहले तो मैंने 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम बता दिए थे, अब मेरे से अगर कोई पूछ ले 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो मैं ऐसे ही कितने कदम पीछे आ जाऊंगा भाई? 3 कदम पीछे आ जाऊंगा। कितने कदम पीछे आ जाऊंगा? 3 कदम पीछे आऊंगा और यहां पर दशमलव लगा दूंगा। ये हो जाएगा इतने ग्राम होते हैं भाई। ठीक है जी, 1 ग्राम में इतने किलोग्राम होते हैं। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात? दूसरी बात, अगर कोई पूछ ले 1 किलोग्राम में हेक्टाग्राम पूछ ले, अगर देखो इधर चलोगे तो गुणा होगी, इधर चलोगे तो गुणा होगी, इधर चलोगे तो भाग होगा। समझ गए? अगर मेरे से कोई 1 किलोग्राम से हेक्टाग्राम पूछ ले, तो 1 किलोग्राम से हेक्टाग्राम इधर जा रहा हूं, कितने कदम? 1 कदम, तो 1 जीरो, 10 ग्राम हो जाएंगे। समझ गए? पर अगर कोई मेरे से 1 डेसीग्राम में किलोग्राम पूछ ले, तो उल्टा जा रहा हूं, नीचे से भाग रहा हूं, नीचे से भाग रहा हूं, तो कितने कदम भाग रहा हूं? 2 कदम भाग रहा हूं, 2 कदम के बाद दशमलव, इतने किलोग्राम होंगे 1 डेसीग्राम में। 1 डेसीग्राम में इतने किलोग्राम होंगे। ये समझने का इसको तरीका होता है भाई। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 हेक्टाग्राम में 100 ग्राम होते हैं। ठीक है भाई, 1 हेक्टाग्राम में 100 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, चलो दूसरा, 1 डेकाग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं, 1 डेसीग्राम में 0.1 मिलीग्राम्स होते हैं, 1 सेंटीग्राम में 0.01 मिलीग्राम्स होते हैं, 1 मिलीग्राम में 0.01 मिलीग्राम्स होते हैं, और 1 माइक्रोग्राम में इतना 0.000001 मिलीग्राम्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो भाई, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है कि भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये तो पता होगा सबको। ये सारी बात पता होनी चाहिए कि 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम है, तो फिर 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ लो, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक है जी, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन मैट्रिक सिस्टम। अगर कोई लिक्विड है तो उसको लीटर में मापते हैं भाई। अगर कोई लिक्विड है उसको लीटर में मापते हैं, कोई सॉलिड था उसको हम ग्राम में माप रहे थे, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये आपको याद रखना है। कन्वर्जन टेबल क्या बोलती है? कन्वर्जन टेबल क्या बोलती है भाई इंपीरियल सिस्टम के अंदर? कन्वर्जन टेबल, अगर कोई चीज, देखो मैट्रिक सिस्टम ये आता है इधर, मैट्रिक सिस्टम ये होता है इंपीरियल सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में 1 किलोग्राम होगा तो उसको इंपीरियल सिस्टम में 2.2 पाउंड बोलेंगे भाई, 2.2 LB। ठीक है, 30 ग्राम मैट्रिक सिस्टम का 30 ग्राम इंपीरियल सिस्टम के 1 आउंस के बराबर होता है। 450 ग्राम 1 पाउंड के बराबर होता है, 1 ग्राम 15 ग्रेन्स के, और 60 mg 1 ग्रेन के। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम से इंपीरियल सिस्टम में कैसे होता है? 1 किलोग्राम इतने के बराबर, 30 ग्राम 1 आउंस के, 450 1 पाउंड के, 1 ग्राम 15 ग्रेन्स के, और 16 मिलीग्राम 1 ग्रेन के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैपेसिटी मेजरमेंट देखो भाई, कैपेसिटी मेजरमेंट कैसे होता है? 100 ml 1 क्वार्ट के बराबर होता है, 500 ml लिक्विड की बात कर रहा है, 500 ml 1 पिंट के बराबर होता है। ठीक है, ये किसका है? ये मैट्रिक सिस्टम है, ये मैट्रिक सिस्टम है, और ये इंपीरियल सिस्टम है। ठीक है, अगर इंपीरियल सिस्टम के 1000 ml, मैट्रिक सिस्टम के 1000 ml इंपीरियल सिस्टम के 1 क्वार्ट के बराबर होते हैं, 500 ml 1 पिंट के बराबर, 30 ml
1 फ्लूइड आउंस के बराबर 4 ml, 1 फ्लूइड ड्रैकम के बराबर 1 ml, 15 मिनिम्स के बराबर, और 0.06 ml होते हैं 1 मिनिम के बराबर। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। देखो ड्रॉप की अगर मैं बात करूं तो 1 ड्रॉप कैसे होगा, 1 ड्रॉप 0.06 ml होगा और इंपीरियल सिस्टम 1 मिनिम होगा। 1 टी स्पून 4 to 5 ml के बराबर होता है भाई। कहते हैं ना, लिख देता है प्रेस्क्रिप्शन पे 1 टी स्पून 4 से 5 ml के बराबर होता है भाई 1 टी स्पून। ठीक है, 1 टी स्पून किसके बराबर होता है भाई, 4 से 5 के बराबर होता है। 1 डेजर्ट स्पून मैट्रिक सिस्टम में 8 ml और 2 फ्लूइड ड्रैकम होता है इंपीरियल सिस्टम में। ठीक है भाई। दूसरी बात, 1 टेबल स्पून 15 ml होता है मैट्रिक सिस्टम में, और 4 फ्लूइड ड्रैकम होता है किसमें भाई, इंपीरियल सिस्टम में। 2 टेबल स्पून 30 ml होता है और 1 फ्लूइड आउंस होता है इंपीरियल सिस्टम में। 1 वाइन ग्लास 1 वाइन ग्लास तो देखा होगा, पैक बनाते हो जिसमें, ठीक है भाई, 1 वाइन ग्लास जिसमें पैक बनता है, उसकी बात कर रहा है। 60 ml होता है मैट्रिक सिस्टम में, 2 फ्लूइड आउंस होता है इंपीरियल सिस्टम में। 1 टम्बलर फुल होता है, ठीक है भाई, इसकी बात कर रहा है 1 टम्बलर फुल। ये क्या होता है, 240, सबसे बड़ा होता है ये सबसे बड़ा होता है। 240 ml होता है मैट्रिक सिस्टम में, 8 फ्लूइड आउंस होता है इंपीरियल सिस्टम में। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनकी जो ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है जी। कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन डेंसिटी, कह रहा है कि डेंसिटी के बेस पे आप कैसे कैलकुलेशन को मेजर करोगे। तो डेंसिटी के बेस पे क्या होता है, जब आपको वेट मेजर करना हो तो सीधा सीधा फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है जी, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, या फिर हम डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास है, जो द्रव्यमान है, ठीक है जी, हर एक आयतन के एक एक इकाई आयतन में जो द्रव्यमान है वो डेंसिटी कहलाता है। ठीक है भाई। इट हैज द यूनिट ऑफ मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है जी, यूनिट क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम इसकी यूनिट होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास इनटू सब्सटेंस इन द एयर दैट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। कह रहा है कि इसके साथ आपने ग्रेविटी भी पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी के साथ ये भी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। इन मैट्रिक सिस्टम बोथ डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आर न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल होती है डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बेसिकली यहां से अगर डेंसिटी की मैं बात करूं तो डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई, डेंसिटी D इज इक्वल टू वॉल्यूम चला जाता है वेट के नीचे, तो वेट अपॉन में वॉल्यूम। समझ गए भाई, डेंसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल टू वेट अपॉन में वॉल्यूम इसकी डेंसिटी हो जाती है। ये बात क्लियर है, ये फॉर्मूला ही काफी है आपको समझने के लिए। ठीक है जी, डेंसिटी के लिए अगर डेंसिटी की बात करता है सीधा फॉर्मूला लिखो और इसकी डेंसिटी की डेफिनेशन लिखो, क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, नंबर नहीं जाएगा। ठीक है, कभी कभी फॉर्मूला ही काफी होता है चीजें समझाने के लिए। अब इतना एग्जांपल समझ लो इसी बेस पे। कह रहा है कि क्या एग्जांपल प्रॉब्लम आती है इसमें डेंसिटी बेस पे, कि हमें कैलकुलेट करना पड़ता है वॉल्यूम। कहता है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करो ऑफ 2 ग्राम ग्लिसरीन का कितना आयतन होगा। ठीक है जी, अगर डेंसिटी, ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी है, 1.25 ग्राम पर ml है। ठीक है, इसने बोला कि क्या वॉल्यूम फाइंड आउट करो, अगर इतना किलोग्राम की ग्लिसरीन है और इतना उसका डेंसिटी है, तो सीधा फॉर्मूला लगा वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट अपॉन में डेंसिटी। ठीक है भाई, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, वेट अपॉन में डेंसिटी होता है। ठीक है जी, तो 2 किलोग्राम वेट है, 1.25 ग्राम इन पर ml क्या है मेरा, क्या है इसका डेंसिटी है, तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होगा, यहां से दशमलव हटाओ। ठीक है भाई, यहां से दशमलव हटाएंगे, 1.25 ग्राम है ना, यहां से दशमलव हटाएंगे तो ये 200 चला जाएगा, ये 2 जीरो है तो ऊपर लग जाएंगी। ठीक है, अपॉन में 125 ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अपॉन में 125 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरी बात। और ये ऊपर क्या है, किलोग्राम, नीचे क्या है, ग्राम। तो किलोग्राम को भी ग्राम में बदलो, क्योंकि सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, तो 200 इंटू में 1000 अपॉन में 125। ठीक है भाई, तो जैसे ही आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1600 ml की वैल्यू यहां पर हो जाएगी। समझ गए मेरी बात। ठीक है, सीधा 2 किलोग्राम ऊपर लिखा, 1.25 ग्राम नीचे लिखा,
1.25 ग्राम नीचे लिख लिया हमने, ये किलोग्राम में है तो इसको ग्राम में बदल लेंगे, 3 जीरो आ जाएंगी, यहां से दशमलव हटाओगे 2 जीरो और ऊपर लग जाएंगी क्योंकि एक 2 कदम चलेगा आगे, ठीक है। 125 से इसको डिवाइड करोगे तो 1600 ml आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये थी इसकी वॉल्यूम, आयतन निकालना था तो सीधा फॉर्मूला रखो और आयतन निकाल डालो भाई, ठीक है। आगे चलो, कैलकुलेशन करनी है कैसे, अब कह रहा है कि कैलकुलेट द वेट। अब इस बार आपको वेट कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या होता है, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जो भी चीज पूछता है उसी को घुमा फिरा के इस फॉर्मूले को एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना दिया है, कह रहा है कि 200 ml एल्कोहल है और उसकी डेंसिटी 0.816 है, ठीक है भाई, इतने ग्राम है, समझ गए। तो जब 200 ml की 0.18116 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 163.2 ग्राम की वेट हमें मुझे मिल जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले से ये सारे न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। जिसको न्यूमेरिकल का डाउट था भाई, न्यूमेरिकल आपका हो गया, ठीक है। जिसको न्यूमेरिकल का डाउट था, न्यूमेरिकल आपका हो गया। ठीक है भाई फॉर्मूला सीधा लिखा हुआ है, कह रहा है कि वेट कितना है, वेट आपको कैलकुलेट करना है, 200 ml का वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 200 ml, और क्या है डेंसिटी क्या है 0.816, इसने इसकी डेंसिटी भी दे दी आपको, तो सीधा फॉर्मूले में रख के मल्टीप्लाई ही तो करनी है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है इसमें, देखो भाई एल्कोहलिक डाइल्यूशन, ये भी एक टॉपिक है आपके में, एल्कोहलिक डाइल्यूशन क्या होता है समझ लो, एल्कोहलिक डाइल्यूशन क्या होता है। इसने बोला एग्जांपल प्रॉब्लम समझ लेते हैं सीधा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% ऑफ एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 45% ऑफ एल्कोहल। कह रहा है कि देखो मान के चलो ये मेरे पास 2 कंटेनर है, इन दोनों में अल्कोहल फिल कर रखा है, इन दोनों में अल्कोहल फिल कर रखा है, इसमें 95% है, लेकिन क्या इसमें मुझे वॉल्यूम दिया नहीं है कि कितना वॉल्यूम है, लेकिन प्रिपेयर क्या करना है 45% एल्कोहल का 400 ml का मुझे प्रिपेयर करना है। देखो जब मैंने क्या कहा इसने 9500 ml लेना है, 95% का कोई एल्कोहल है मेरे पास, ठीक है, मैंने मान लिया x ml है, कह रहा है कि अब मुझे क्या करना है उसको डाइल्यूट करना है, क्या करना है डाइल्यूट करना है। कैसे डाइल्यूट करना है, देखो डाइल्यूट करूंगा तो मैंने क्या करा ml बढ़ा दिए, जब मैं उसको डाइल्यूट करूंगा तो परसेंटेज घट जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल, देखो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कोहल क्या रिक्वायर यूज्ड अपॉन में वॉल्यूम रिक्वायर्ड, ये आसान फॉर्मूला है, इसको आप लिख ले वॉल्यूम रिक्वायर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू परसेंटेज रिक्वायर्ड, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू परसेंटेज रिक्वायर्ड, कितनी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है, और कितनी परसेंटेज मुझे यूज करनी है ये भी क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है। तो अब इसने क्या बोला यहां पर सीधा रखो और आंसर पाओ, कह रहा है कि 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड, ठीक है जी, क्या कैलकुलेट क्या करना है, द अमाउंट ऑफ 90% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, 45% ऑफ द एल्कोहल मुझे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसने क्या बोला परसेंट ऑफ एल्कोहल रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड क्या बनाना है, इतनी रिक्वायरमेंट का मुझे बनाना है, परसेंटेज रिक्वायरमेंट मेरी ये है, ठीक है जी। वॉल्यूम रिक्वायरमेंट कितनी है कि 400 ml का बनना चाहिए, ठीक है जी। इस परसेंटेज में क्या करना है, इसको मैं कितना डाइल्यूट करूं, कितने ml मिलाऊं कि मुझे ये मिल जाए, समझ गए, ठीक है। तो यूज क्या कर रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग क्या है, जिसकी 95% कंसंट्रेशन है वही तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग की जगह लिख दो 95, समझ गए, क्लियर मेरी बात। अब क्या बोला इसने, वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है वो देखो फटाफट, वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है वो देखो, बताओ फटाफट कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो देख लो, जिससे कि आपके लिए सॉल्यूशन बहुत आसान बन जाए। फटाफट देख लो कितना सॉल्यूशन आपके लिए रिक्वायर्ड की बात कर रहा है, वो मुझे आप देख के फटाफट बताओ। रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना है, यही तो बनाना है यार, रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना है यही तो बनाना है, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम
इज इक्वल टू परसेंटेज रिक्वायर कितनी है, कह रहा है कि 400 ml का 45% बनाना है, तो कितना रिक्वायर है, 45% मुझे बनाना है। ठीक है जी, कितने परसेंट को यूज करते हुए, बताओ फटाफट, कितने परसेंट को यूज करते हुए, बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाफट। वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना था, वॉल्यूम रिक्वायर्ड देखो इस फॉर्मूले में क्या रखा मैंने, यहां पर वॉल्यूम रिक्वायर रखी, क्या मुझे वॉल्यूम, क्या मुझे परसेंटेज रिक्वायर्ड थी, वो 45 थी, और स्ट्रॉन्ग कितनी रखी मैंने, स्ट्रॉन्ग रखी मैंने 95, तो मुझे परसेंटेज कितनी निकालनी है, यहां पर आ जाएगा x, ठीक है, परसेंटेज यूज आ जाएगा x। क्लियर है मेरी बात, चलो चलो फटाफट, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 400 इंटू में 45 अपॉन में 95 रखोगे, तो जब आप ये सब रखोगे, जैसे आप इनको सोल्व करोगे, सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज रखोगे, डिवाइड करोगे, तो ये मिल जाएगा आपको 184.47। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल यूज, जो स्ट्रॉन्ग आप यूज कर रहे हो, ये इसका वॉल्यूम आएगा, ये यही तो पूछा है हमसे x। ठीक है जी, यही तो पूछा है हमसे x, ठीक है, x ही तो पूछा है, इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर, कितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर है, 400 ml की तो जरूरत है, ये 400 ml ही तो बनाना है हमें। ठीक है, किसका बनाना है, 45% का बनाना है, किससे बनाना है, 95% से बनाना है, सीधा आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर ये बात, क्लियर ये बात, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इस फॉर्मूले का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, काम में आएगा ये फॉर्मूला। बेसिकली फॉर्मूला ही पूछते हैं आपसे, न्यूमेरिकल क्या पता ना भी पूछा जाए, एल्कोहलिक डाइल्यूशन का फॉर्मूला बताओ, तो आपको एल्कोहलिक डाइल्यूशन का फॉर्मूला वहां पे डिस्कस करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, एलिगेशन मेथड आ जाता है, एलिगेशन मेथड से कैसे सोल्व करना है, एलिगेशन बेसिकली क्या मेथड होता है, आपको दो क्या दे देगा, परसेंटेज दे देगा। देखो क्या बोलता है इसमें, कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताओ, 95% ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% अल्कोहल। कह रहा है देखो, एक तो आपको वॉल्यूम दे देगा ज्यादा, रिक्वायर्ड, सीधी सीधी सी बात है, सीधी सीधी सी क्या बात है, आपको सबसे पहले क्या करना है, दो चीजें होती है यहाँ पे, ए परसेंटेज ज्यादा वाली यहां रखनी है, कम वाली हमेशा इधर रखनी है, इसको बी परसेंटेज मान के चलो। ठीक है, इसने क्या बोला कि 95% अल्कोहल से, तो ज्यादा वाली यहां रखो 95%, क्या रखनी है, 95% यहां पे रखनी है, ज्यादा वाली वैल्यू यहां रखो 95%। कह रहा है कि अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70%, जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होती है ना, वो हमेशा बीच में रखी जाती है, रिक्वायर्ड परसेंटेज यहां रखी जाती है, और दूसरी परसेंटेज इसने हमें नहीं दी, उसको हम जीरो मान के चलेंगे। ठीक है, उसको हम जीरो मान के चलेंगे कि इसने इस क्वेश्चन में हमें दूसरी परसेंटेज नहीं दी। तो आप इस सब सिस्टम से बचते हुए बेसिकली ये कैलकुलेट करो, हमेशा क्या करना है, एक जो ज्यादा है वो इस तरफ, ठीक है, और जो कम है वो इस तरफ, और जो रिक्वायर है, जो हमसे वो बनवाना चाह रहा है, उसको बीच में रखते हैं, और हमेशा कम में से ज्यादा घटाते हैं। इसमें से इसे घटाओ, कितना आ गया भाई 25, 70 में से जीरो गया, 70 ही बचेगा, इसको इधर रखो 70। ठीक है, अब ये आ गए पार्ट, ये क्या आ गए, पार्ट आ गए, ये मुझे मिल गए पार्ट कि 95% के 70 पार्ट। और ये जो बी है, बी कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है भाई, ठीक है, बी इसमें मान के चलते हैं वाटर, वाटर भी मिलाना था, वाटर के 25 हिस्से, क्या आ गई ये 25 पार्ट ऑफ वाटर एंड 70% ऑफ ये 95% अल्कोहल, इसके 70 पार्ट अगर मैं मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 70% का अल्कोहलिक सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। अब इसने पर क्वेश्चन में क्या बोला कि 600 ml, क्या बोला 600 ml, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इनटू, फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इनटू, वॉल्यूम इनटू में पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट, वॉल्यूम इनटू में पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट। तो सबसे पहले अगर इसने पूछा कि मुझे 95% का कितना ml, 70 पार्ट तो मैंने निकाल लिया, लेकिन कितना ml मिलाऊं, अगर इसने पूछा कि 95% का कितने ml मिलाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 600,
तो जो भी मुझे वॉल्यूम दिया है उसके साथ क्या करेंगे, पार्ट किसके मिलाएंगे, जो 95 के नीचे लिखा हुआ है, किसके 70 पार्ट किसके साथ मिलाएंगे, टोटल के साथ, 70 और 25 95, और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो मुझे 95% के पार्ट मिल जाएंगे, 95% का ml मिल जाएगा कि इतने ml, कितना ml आएगा, ये 442 आएगा भाई, ठीक है। तो मुझे 95% के 442.10, ठीक है जी, 0.10 मिलाने की जरूरत पड़ेगी, जिससे मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, 600 ml और 70% का सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है, क्लियर है। चलो अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है तो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रूफ स्प्रिट कैलकुलेशन, प्रूफ स्प्रिट कैलकुलेशन एक ब्रेक के बाद पढ़ेंगे भाई, एक 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। और भाई यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसके बाद जब इमल्शन आएगा, सस्पेंशन आएगा, सेमी सॉलिड आएगा, सॉलिड डोसेज फॉर्म आएंगी, वो चीजें आसान होते चले जाएंगे, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, सब चीजें आपके लिए आसान होते चले जाएंगी। बेसिकली थ्योरी है, जितना टाइम अभी तक लग गया उससे कम ही टाइम लगेगा, चीजें बिल्कुल शॉर्ट में आगे आपको वेल डिफाइन की गई हैं, शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा, चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं अभी 10-15 से 8:15 बजे मिलेंगे सभी के सभी। कब मिलेंगे भाई, 8:15 बजे। तो फटाफट से जाएंगे, और अगर थोड़ा सा रेस्ट इसको लेना है फटाफट से ब्रेक लेके आएंगे, और ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे यहीं पे इसी क्लास में, क्योंकि एक इस प्रूफ स्प्रिट टॉपिक बचता है और एक और टॉपिक बचता है आइसोटोनिक, उसके बाद चीजें इतनी आसान हो जाएंगी, क्योंकि कंसेप्ट इसमें आगे कुछ बचेगा नहीं, सारी चीजें समझने की रह जाएंगी आपके सामने, ठीक है भाई। सो स्टूडेंट्स, क्लास कैसी लग रही है आप सभी को, एक बार जल्दी से चैट सेशन में लिख के बताएंगे कि क्लास कैसी लग रही है। अभी तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से कि क्लास कैसी लग रही है आप सभी को, मजा आ रहा नहीं आ रहा है। समझ में आ रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन एक बार जल्दी से। वो कर सकते हैं बच्चों को। चलिए कोई इशू नहीं है। अभी क्या है कि सेकंड यूनिट थोड़ा कैलकुलेशन वाली थी ना, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होगा। अभी थर्ड यूनिट से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है ना। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा। आप लोग अगर जो कमेंट सेक्शन में है ना कलियों के पीछे भागोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, है ना, और अगर जो कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे तो फिर तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएंगे, है ना, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। चलिए, हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा आप लोगों को अभी क्या है कि ठीक है, चलिए। सो अभी थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था, 3 घंटे लोग क्योंकि लगातार हो गए थे, आप लोगों को भी ब्रेक मिल गया होगा, है ना। और अभी सर कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग कोई भी क्वेश्चन हुआ करे, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर जो क्लियर ना हो रहा तो चैट सेशन में पूछ लिया करो, है ना, क्योंकि सर अगर जो आप लोग चैट सेशन में पूछोगे तो दैट वाज आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। सो चलिए ठीक है बेटा, अभी आप लोगों की सेकंड यूनिट समाप्त होने वाली है, और थर्ड यूनिट जब स्टार्ट होगी तो उससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि सेकंड यूनिट में पूरा कैलकुलेशन से था। ओके ठीक है, हाँ मैं सब कुछ देख रहा हूं, जो भी कमेंट कर रहा है ना, मैं सब कुछ देख रहा हूं, जो भी कमेंट कर रहा है सब कुछ देख रहा हूं मैं, ठीक है। और इनमें से जितने भी ऐप वाले बच्चे हैं ना, तो सबको ऐप पे भी देख लूंगा मैं, ठीक है। तो अब आप लोग देख लो, चैट सेशन में जो भी बातें कर रहे हो ना, सारी चीजें देखी जा रही है, और इनमें से जो भी ऐप वाला है तो वो अब अपना खुद, अब या तो आगे की क्लास आराम से ले लो, वरना फिर ऐप पे मिलते हैं, ठीक है।
चलिए, ओके। सो चलो ठीक है बेटा, तो अभी आप लोगों को 2 मिनट और रेस्ट कर लो, उसके बाद में सर अभी कंटिन्यू करेंगे। फटाफट से एक बार शेयर कर दो, फटाफट से एक बार शेयर कर दो। और जो बच्चे रेस्ट के लिए गए थे भाई वापस आ जाओ, फटाफट से वापस आ जाओ, फटाफट यूनिट खत्म करते हैं, यूनिट सेकंड खत्म करते हैं भाई। आ जाओ भाई सब फटाफट। क्लियर नहीं दिख रहा है तो भाई आप एक काम करें, अपनी क्वालिटी एनहांस कर ले, क्वालिटी बढ़ा ले। फटाफट से एक बार वापस आएंगे सभी, और कंसेप्ट को इजी करते हुए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को इजी करते हुए और शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं भाई। आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट। आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। भाई शिव कुमार बहुत बातें करते हो आप, आपके मैं कंटिन्यूअस कमेंट पढ़ रहा हूं, कंटिन्यूअस कमेंट पढ़ रहा हूं। इतनी बातें यार कमेंट में, इतना थोड़ा सा आप पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है? आप पढ़ने पे भी ध्यान दो। आ जाओ भाई। शिव कुमार आपको सही दिख रहा है? शिवम यादव आपको सही दिख रहा है ना? बाकी सबको सही दिख रहा है? चलो क्वालिटी एनहांस कर लें भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट आ जाओ सब, एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को, फटाफट शेयर कर देंगे वीडियो को, फटाफट शेयर कर देंगे। और भाई स्टार्ट करते हैं। देखो भाई प्रूफ स्प्रिट कैलकुलेशन क्या है। देखो इंडिया के अंदर अल्कोहल की जो एक्साइज ड्यूटी लगती है ना, कि भाई कितने % अल्कोहल है, ठीक है? तो वो इस स्टैंडर्ड बेस पे लगती है भाई। किस स्टैंडर्ड बेस पे लगती है? देखो द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, ठीक है? द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ, अल्कोहल की स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रूफ, इन प्रूफ डिग्री। एक स्टैंडर्ड टर्म होती है प्रूफ डिग्री बोलते हैं जिसको। प्रूफ डिग्रीज के टर्म में हम अल्कोहल की, क्या जो दारू होती है भाई, अल्कोहल होता है जो, उसकी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं हम? मेजर करते हैं। इंडिया के अंदर 100% प्रूफ स्पिरिट किसे बोला जाएगा? जिसके अंदर 57.1, इसको सही कर लो, 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल जिसके अंदर होगा, उसको इंडिया के अंदर 100% प्रूफ स्पिरिट माना जाएगा। समझ गए मेरी बात? 100% प्रूफ स्पिरिट माना जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 100% प्रूफ स्पिरिट इज इक्वल टू 57.1% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट टर्म इसमें समझने की है। दूसरी बात, इफ द वैल्यू इज मोर देन 57%, अगर 57% से वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, 0.1 से ज्यादा हो जाता है, तब हम कहेंगे इट इज सेड टू बी ओवर प्रूफ स्पिरिट। ओवर प्रूफ स्पिरिट बोलेंगे, ठीक है जी? समझ गए? अगर ये वैल्यू लेस देन हो जाती है 57.1 से, तब इसको हम क्या बोलेंगे? अंडर प्रूफ स्पिरिट। अंडर प्रूफ स्पिरिट बोला जाएगा इसको। समझ गए मेरी बात? आगे क्या बोला? अगर ओवर प्रूफ स्पिरिट में क्या होगा? वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो बोला जाएगा ओवर प्रूफ, अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तब बोला जाएगा अंडर प्रूफ। तो इस पर भी हमें फॉर्मूला पढ़ना होता है। बस मैं केवल आपको फॉर्मूला बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ कैलकुलेशन में घुसने की जरूरत आपको नहीं है। तो आपको अभी यहां पर कैलकुलेशन में नहीं घुसना है, बस मैं सीधा सीधा आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। देखो जब 57.1 वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल बराबर होता है 100 ml ऑफ प्रूफ स्पिरिट के, ये बात हमें पता है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल कैसे निकालेंगे? 100 को डिवाइड कर देंगे 57.1 से, तो हमें मिल जाएगा 1.753 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट। ये एक वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है? तो अगर हमें कोई कैलकुलेशन दी गई है और हमसे फिर पूछेगा वॉल्यूम इन प्रूफ इज इक्वल टू
परसेंटेज, क्या भाई, इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। ये फॉर्मूला ध्यान से सुनना है, एग्जाम में आपको यही लिखना है अगर आपसे प्रूफ स्प्रिट की बात करता है। समझ गए मेरी बात, इनटू में कौन सी वैल्यू, जो ये वैल्यू भी हमने स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली 1.753, 1.753 माइनस 100। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला, माइनस 100 ऐसे निकालेंगे भाई। ठीक है, समझ गए। वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्प्रिट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्प्रिट पूछेगा अगर हमें अल्कोहल की स्ट्रेंथ दी गई है 70%, ठीक है जी, मल्टीप्लाई में क्या दे दिया 1.753 हमारे फॉर्मूले में है, 7.5 हमारे फॉर्मूले में है 53, और इसको 100 में से घटा देना है बस। अगर वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो क्या है, ओवर प्रूफ, अगर वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो क्या है, अंडर प्रूफ। बस इतनी सी बात है, बताओ क्लियर हुआ, बताओ भाई फटाफट, क्लियर हुआ। इतनी सी बात पढ़नी है प्रूफ स्प्लिट में, इस कैलकुलेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला समझ लेना है। प्रूफ स्प्लिट में वॉल्यूम इन प्रूफ पूछेगा आपसे, वॉल्यूम इन प्रूफ पूछेगा, और परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात, और 1.753 और माइनस 100 कर देना है आपको। वॉल्यूम पॉजिटिव मिलेगी तो ओवर प्रूफ, नेगेटिव मिलेगी तो अंडर प्रूफ। क्लियर, इतनी सी बात में सारी चीजें क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे किसकी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेमेस्टर 3 में ही पढ़ोगे आप। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर टू द इक्वल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। ठीक है जी, 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड टू पासेस द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हेंस इट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। क्या कह रहा है, मेरी इधर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेरी इधर सेल प्रेजेंट है, मेरे पास क्या है, सेल। इस सेल के पहले क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है भाई, क्या होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो जो मेरे ब्लड प्लाज्मा है ना, सेल के पास ये ब्लड प्लाज्मा, इधर ब्लड प्लाज्मा है, इधर ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ये ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, सेल के पास जाता भी है और सेल से वापस भी आता है। तो जब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आर पार जाता है ना, तो इसको इधर एक प्रेशर लगाना पड़ता है इसको पार करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए। तो अब मुझे क्या करना है, इस सेल के पास मुझे अपना जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है ना, ये जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है, मैं उस सॉल्यूशन को भेजना चाहता हूं। अगर मेरा सॉल्यूशन इसी इतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर लगा पाता है जितना कि ब्लड लगा रहा है, वो भी इधर अंदर चला जाता है और बाहर आ सकता है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बराबर, ठीक है, इतना ही फोर्स लगा पाता है, तो मैं कह सकता हूं मेरा जो सॉल्यूशन है वो इस ब्लड प्लाज्मा के साथ आइसोटोनिक है। समझ गए मेरी बात, वो इस ब्लड प्लाज्मा के साथ आइसोटोनिक है। क्लियर, इतनी सी बात। तो ऐसा क्या है, मेरे पास 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड के 0.9% वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर पाता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl का सॉल्यूशन, जितना कि मेरा ब्लड प्लाज्मा लगा पाता है। तो मैं इसको स्टैंडर्ड मान के चलता हूं कि ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्लियर है मेरी बात, ये क्या है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्लियर, एनी कंसंट्रेशन अबाउट दिस इस 0.9% से कंसंट्रेशन अगर मेरे सॉल्यूशन की ज्यादा होती है, तब मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, क्योंकि भाई ज्यादा होगी, हाइपर हो गई, तो मैं उसको बोलूंगा हाइपरटोनिक। दूसरी बात, अगर इससे कम हो जाती है 0.9% से अगर ज्यादा होती है, 0.9% से अगर मेरा सॉल्यूशन की ज्यादा है, ठीक है, क्या, टोनिसिटी, ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा क्या, हाइपरटोनिक। अगर 0.9% से कम है, ठीक है, अगर 0.9% से कम है सॉल्यूशन के अंदर टोनिसिटी या ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, हाइपोटोनिक। कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा, क्योंकि ये कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कम ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहा है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ द NaCl से। क्लियर। तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, जो मेरे सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है और हाइपोटोनिक है, उनको भी आइसोटोनिक बनाना चाहता हूं मैं।
मैं चाहता हूं कि वो भी आइसोटोनिक बन जाए, तो मैं उनके एडजस्टमेंट में लग जाता हूं। एडजस्टमेंट कैसे होगा? एडजस्टमेंट कैसे होगा उनका? क्या करूंगा मैं? फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कर दूंगा, जिसको क्रायोस्कोपिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। या फिर मोलिकुलर कंसंट्रेशन मेथड यूज कर लूंगा, जिससे वो आइसोटोनिक हो जाएं, या फिर NaCl इक्विवेलेंट मेथड यूज कर लूंगा, जिससे वे आइसोटोनिक हो जाएं, या फिर व्हाइट विंसेंट मेथड यूज कर लूंगा, जिससे कि वे आइसोटोनिक हो जाए। इन चारों के अंदर फॉर्मूला को हम पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है भाई। इन चारों के अंदर जो फॉर्मूला है उनको हम पढ़ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट या क्रायोस्कोपिक मेथड में क्या होगा भाई? फ्रीजिंग पॉइंट या क्रायोस्कोपिक मेथड में क्या होगा, ठीक है जी? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस नीडेड, ठीक है जी। जो सब्सटेंस मुझे जिसकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन है मेरे पास हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, उसको मुझे क्या बनाना है? आइसोटोनिक बनाना है, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा। तो मिलाने वाले सब्सटेंस की जितनी जरूरत हमें पड़ रही है, ठीक है, एडजस्टिंग सब्सटेंस, जो सब्सटेंस एडजस्टिंग करने के लिए डाला जा रहा है, उसकी कितनी जरूरत पड़ेगी? 0.52 माइनस के पीएसएम इंटू में ए अपॉन में बी। अब ये पीएसएम क्या है, ए क्या है, बी क्या है? 0.52 तो होता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है जी। 0.52 क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। पीएसएम क्या है? परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट, ठीक है। उस मेडिकामेंट की कितनी परसेंटेज आप यूज कर रहे हो उसको यहां लिखोगे। ए क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन। मेरे पास ये कोई सॉल्यूशन है, ये क्या है? या तो हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, अभी ये एडजस्ट नहीं हुआ है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ए कहलाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। अब जो सब्सटेंस में ऊपर से इसको आइसोटोनिक बनाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए डाल रहा हूं ऊपर से, इसका 1% वेट बाय वॉल्यूम को फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? वो होगा बी। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर मैं पुट करके और ये मेथड मैं सेटिस्फाई कर लूंगा, ठीक है। क्लियर हुई इतनी सी बात? ठीक है भाई। भाई अगर बोलना ही है तो यहां के रिगार्डिंग बोलो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो उसके रिगार्डिंग बोलो, ठीक है। यहां पे आओ, टॉपिक पे आओ बेटा, ये काम आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, ठीक है। अब चलो, अब आगे चलो। आगे क्या बोला गया है? दूसरा मेथड है भाई NaCl इक्विवेलेंट मेथड। इसमें भी आपको क्या करना है बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना है। इसमें भी क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना है। फॉर्मूला क्या बोलता है? NaCl इक्विवेलेंट मेथड का मतलब है कि हम NaCl ही डाल देंगे उस सॉल्यूशन के अंदर, जिससे कि उसकी टोनिसिटी क्या हो जाए? मेंटेन हो जाए और वो आइसोटोनिक बन जाए। तो 0.9 माइनस पीएसएम, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट, और मल्टीप्लाई में ई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ई क्या है? NaCl की वो वैल्यू है जो 1% ड्रग के बराबर है। जो ड्रग के 1% के बराबर है वो NaCl की वैल्यू ई होती है। पीएसएम मैंने बताया था परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट होता है, ठीक है। सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखो और आपको क्या मिल जाएगा? NaCl के वो वैल्यू मिल जाएगी कि हमें इतना NaCl डालने पर मेरा सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बोलते हैं व्हाइट विंसेंट मेथड। क्या होता है व्हाइट विंसेंट मेथड? बोलता है हमें वॉल्यूम इज इक्वल टू W यानी कि वेट इनटू में E, ये वही E की बात कर रहा है, और 111 की मल्टीप्लाई करनी है। ये E यही होता है, ठीक है। NaCl इक्विवेलेंट, वेट ऑफ ड्रग, और वॉल्यूम क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के कितने ml हमें मिलाने पड़ेंगे, तो सीधी हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है। ये फॉर्मूला आप आगे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये सब आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो। नंबर 4 पे आ जाता है मोलर इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या हुआ? डायरेक्टली क्या हुआ? हमने 0.03 के साथ कितने m और कितना n, अब इनटू में n अपॉन में n। अब m क्या होता है वो समझो, ग्राम मोल ऑफ वेट, ठीक है जी। ड्रग का जो ग्राम मोलिकुलर वेट है वो होता है m, और जो नंबर ऑफ आयन और इनटू विच द सब्सटेंस इज आयोनाइज्ड, जो सब्सटेंस उस लिक्विड में डालने के बाद आयंस में टूट गया, प्लस माइनस में टूट गया, कितने आयन में टूटा, कितने नंबर ऑफ आयंस में टूटा, उससे डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें एडजस्टिंग सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी, कितनी रिक्वायरमेंट हमें उसकी पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें थी इसके अंदर, और जिसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद करने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको एग्जाम में लिखना है, जिससे चीजें
क्लियर होती चली जाए। ठीक है भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई लिक्विड डोसेज फॉर्म की। ठीक है, बात किसी करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म की। ध्यान से समझो लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होती हैं। ठीक है, लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होती हैं। अब आपका कैलकुलेशन सिस्टम खत्म, समझने वाली चीजें हैं बस सारी, कंसेप्ट कुछ नहीं है, चीजें आसान होने चली जाएंगी। ठीक है, चलो फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, समझो क्या कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि लिक्विड डोसेज फॉर्म आर डिजाइन टू प्रोवाइड द मैक्सिमम थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स। ठीक है जी, मैक्सिमम थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स लाने के लिए इन ए टारगेट पॉपुलेशन विद द डिफिकल्टी। कह रहा है कि जो अगर आप जितना डिजायरेबल इफेक्ट चाहते हो तो आप क्या करोगे। कह रहा है कि जो स्वेलोइंग ड्रग है, जो निगलने वाली ड्रग है, और जो कैप्सूल्स हैं, ठीक है जी, टू प्रोड्यूस रैपिड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। कह रहा है कि लिक्विड डोसेज फॉर्म इसीलिए डिजाइन की गई है टू प्रोवाइड मैक्सिमम थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स इन ए टारगेट पॉपुलेशन। कह रहा है कि जो एक टारगेट पॉपुलेशन है, बहुत सारी पॉपुलेशन को फटाफट इंपैक्ट देखने को मिले। लिक्विड जैसे आपने पिया जल्दी एब्जॉर्ब होगा क्योंकि उसको टूटना नहीं है। तो जो बंदे टैबलेट और कैप्सूल खा रहे हैं उनको रैपिड एक्शन नहीं आ रहा है, उस रैपिड एक्शन को लाने के लिए लिक्विड डोसेज फॉर्म का क्या करा गया, इनको डिजाइन में लाया गया, इनको डिजाइन किया गया। द मेजर इंग्रेडिएंट इन मोस्ट लिक्विड डोसेज फॉर्म इज वाटर। कह रहा है कि जो लिक्विड फॉर्म बनाई जा रही है ना, तो मोस्टली हम क्या व्हीकल यूज कर रहे हैं, मोस्टली क्या लिक्विड यूज कर रहे हैं, वाटर। वाटर को यूज करके हम सबसे ज्यादा लिक्विड डोसेज फॉर्म को बनाते हैं। ठीक है, टैबलेट को स्वेलो जब तक निगलोगे वो टूटेगी, एब्जॉर्ब होगी। सबसे बढ़िया क्या है, हम पहले ही लिक्विड डोसेज फॉर्म दे रहे हैं जिसको टूटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, वो टूटेगी सीधा जाएगी और डिसोल्व होना और एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगी, तो जल्दी एक्शन देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ गई लिक्विड डोसेज फॉर्म के रिगार्डिंग। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ रही है लिक्विड डोसेज फॉर्म की। अकॉर्डिंग टू द एफडीए, एफडीए क्या बोलता है, वो भी यही बोलता है बिल्कुल। क्या बोलता है, द फिजिकल फॉर्म इन विच ए ड्रग इज प्रोड्यूस्ड एंड द डिस्पेंस। ये एक फिजिकल फॉर्म होती है जिसमें हम ड्रग को प्रोड्यूस कर रहे हैं लिक्विड की फॉर्म में और डिस्पेंस भी कर रहे हैं। ठीक है जी, और क्या बोलता है, इन डिटरमाइनिंग डोज फॉर्म, डोज फॉर्म को डिटरमाइन करते हैं। इसमें सबसे चीजों का क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एफडीए क्या बोलता है, एग्जामाइन सच फैक्टर्स। एफडीए बोलता है कि इन कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना है। एलिजेंस, एलिजेंस में क्या बोलता है कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, ड्रग प्रोडक्ट की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है वो ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या बोली, स्टेबिलिटी, फिजिकल फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रोड्यूस्ड प्रायर टू द डिस्पेंसिंग टू द पेशेंट। कह रहा कि पेशेंट को देने से पहले इस लिक्विड डोसेज फॉर्म की आप ये देख लें कि फिजिकल फॉर्म ठीक है नहीं है, भौतिक अवस्था ठीक है नहीं है, लिक्विड ही तो है, वो लिक्विड से सॉलिड तो नहीं बन गया, जम तो नहीं गया, खराब तो नहीं हो गया, उन चीजों का ध्यान रखना है। एक्सेप्टेबिलिटी, द वे ऑफ प्रोडक्ट इज एडमिनिस्टर्ड। कह रहा है कि जो लिक्विड डोसेज फॉर्म आपने बनाई है ना, वो जिस रूट से दी जानी है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, एफिकेसी, एफिकेसी में क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, डोज की फ्रीक्वेंसी कितनी है ताकि वो अच्छा इंपैक्ट दिखा सके। लिक्विड डोसेज फॉर्म के केस में वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात सेफ्टी, दूसरी बात क्या है, सेफ्टी। सेफ्टी को कैसे ध्यान रखना है, हाउ फार फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स माइट रिकॉग्नाइज एंड हैंडलिंग द प्रोडक्ट। कह रहा है कि सेफ्टी भी उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए, सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए प्रिस्क्राइबर यानी कि प्रिस्क्राइबर या डॉक्टर या फिर एक फार्मासिस्ट उसको कैसे हैंडल करे, उसको कैसे वो पहचाने, कैसे रिकॉग्नाइज करे, इन सब चीजों को बोलता है कि एफडीए बोलता है इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, लिक्विड डोसेज फॉर्म के रिगार्डिंग हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं किस चीज की, देखो दो चीज होती हैं, दो चीज कौन कौन सी होती हैं, एक होता है न्यूटोनियन फ्लो, एक होता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। दो तरह का फ्लो होता है, न्यूटोनियन फ्लो होता है, एक न्यूटोनियन फ्लो होता है। ठीक है जी, देखो यार न्यूटोनियन फ्लो, एक होता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा लिक्विड डोसेज फॉर्म है ना, वो इन दोनों फ्लो को बिहेवियर को फॉलो करता हो। दैट मींस अगर मैं इसको देखो यहां से इस चम्मच के अंदर डाल रहा हूं तो एक फ्लो के साथ बह के ये मेरी चम्मच में आ जाना चाहिए, इसको बोलते हैं न्यूटोनियन और स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। ठीक है, इसकी जो फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए, फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी, रूम टेम्परेचर पर भी ये आराम से इस चम्मच के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है।
सेमी सॉलिड जो डोसेज फॉर्म होती हैं वो पोरेबल नहीं होती, उनको आप ऐसे इस चम्मच के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है जी, वे फ्लो नहीं करती हैं, ठीक है। स्ट्रेस देने पर भी क्या होता है, उनको या तो उन पर हमने प्रेशर लगाना पड़ता है तब वो बाहर आती हैं, लेकिन बिना प्रेशर के लिक्विड डोसेज फॉर्म इस स्पून में आ गई, न्यूटोनियन फ्लो और सूडोप्लास्टिक फ्लो को फॉलो कर रही हैं, दैट मींस हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो क्या हो गई, लिक्विड डोसेज फॉर्म अच्छी है और क्या है, पोरेबल है, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या रेस्पॉन्स दे रही है भाई, कैसे रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, क्या रेस्पॉन्स दे रही है, समझ गए, उसकी बात करता है। थेरेप्यूटिक का मतलब क्या रेस्पॉन्स दे रही है, क्या थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है भाई, वेरी गुड उमेश, वेरी गुड भाई, पढ़ रहे हो आप। बाकी भाई कमेंट, क्या कमेंट कर रहे हो, किन चीजों में लगे हुए हो, यहां आ जाओ भाई, फटाफट फटाफट से यहां आ जाओ, ठीक है। इसकी बात करता है, फ्लो आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी लिक्विड फॉर्म मानी जाएगी। इसने क्या बोला, डिस्पर्स सिस्टम ऑफ डोसेज फॉर्म कंपोज 2 और मोर फेजेस, कह रहा है कि अगर मेरी डोसेज फॉर्म 2 या 2 से अधिक क्या रखती है, फेजेस रखती है, तो वो डिस्पर्स सिस्टम कहलाएगा। वेयर वन फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर, जहां एक फेज दूसरी फेज के अंदर बांटी जाएगी, डाली जाएगी, मिलाई जाएगी या मिक्स की जाएगी, ठीक है जी, ठीक है जी। फॉर्म्ड बाय द लिक्विड फेज, ठीक है जी, एक लिक्विड फेज दूसरी लिक्विड फेज के अंदर मिलाई जाएगी, देन इट इज नोन एज इमल्शन, तब तो ये कहलाएगा इमल्शन जब लिक्विड लिक्विड के अंदर डाला जाए, ठीक है जी। द डिस्पर्स सिस्टम इज नेम्ड एज ए सस्पेंशन, सस्पेंशन किसे कहते हैं, जब व्हेन ए लिक्विड डोसेज फॉर्म इज एकम्प्लिश्ड बाय ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड फेज, कह रहा है कि जब एक सॉलिड फेज को एक लिक्विड फेज के अंदर मिलाया जाएगा, समझ गए। इमल्शन तो होगा वो जब लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिस्पर्स कर दिया जाएगा, ठीक है जी, लिक्विड को लिक्विड के अंदर डिस्पर्स कर दिया जाएगा। लेकिन जब एक लिक्विड के अंदर सॉलिड को, ठीक है, जब एक लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिस्पर्स कर दिया जाएगा जगह जगह, तब वो क्या कहलाएगा भाई, सस्पेंशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सस्पेंशन, ये क्या कहलाएगा, इमल्शन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इमल्शन। ये बात इसने कही है लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में, आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि इमल्शन क्या है, सस्पेंशन क्या है, ठीक है। इमल्शन में दोनों लिक्विड फेज हैं, सस्पेंशन में एक सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है, इस बात को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो यही बात समझाने की कोशिश करनी थी, इतनी सी बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूं, इतनी सी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ता हूं। एडवांटेजेस पे चलते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म के, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ भाई, जो बच्चे पढ़ने आए हैं वो फटाफट कमेंट करो, वो फटाफट कमेंट करो। पाउडर आपको खुद से पढ़ना है भाई, पाउडर आपको खुद से पढ़ना है, पाउडर आपको खुद से पढ़ना है, आपने देखा है, आप जानते हो पाउडर को, पाउडर आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। पाउडर सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है बेसिकली, ठीक है। मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ जाऊं भाई, उमेश जी आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। तो एडवांटेजेस पर चलते हैं, लिक्विड डोसेज फॉर्म के एडवांटेजेस क्या हैं, लिक्विड डोसेज फॉर्म के एडवांटेज क्या है, यूज फॉर पेशेंट हु कैन नॉट स्वेलो, ये उन पेशेंट के लिए है जो निगल नहीं सकते, किसको, टैबलेट को निगलना मुश्किल होता है, तो क्या हो जाता है भाई, लिक्विड आराम से स्वेलो हो जाता है। हैज फास्ट एब्जॉर्प्शन रेट, टैबलेट और कैप्सूल के अपेक्षा इनका एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा होता है, फास्ट होता है। इज मोर फ्लेक्सिबल इन अचीविंग द प्रॉपर डोजिंग, कह रहा है कि प्रॉपर डोजिंग को अचीव करना क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कितना 2 चम्मच लेना, आराम से 2 चम्मच लिया और लेट गए, ठीक है। तो ये बोला इसने। बेस्ट चॉइस फॉर यंग चिल्ड्रन एंड द एल्डर्स, कह रहा है कि बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए ये बेस्ट चॉइस हो जाती है, क्योंकि टैबलेट लेना बच्चे भी नहीं निकल पाते और बूढ़े भी नहीं निकल पाते, तो लिक्विड उन्हें आसानी से दिया जा सकता है, तो उनके लिए बेस्ट चॉइस हो जाती है। क्लियर, आसान है भाई, ज्यादा टफ इसमें अब कुछ नहीं बचा है आपके सिलेबस में, बहुत ही आसान है, कंसेप्ट जो थे वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात, समझ गए। चलो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो जाते हैं, जिसके क्या एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज भी हो गए। तो चलो, हैज शॉर्ट सेल्फ लाइफ ड्यू टू द लो स्टेबिलिटी, कह रहा है कि ये जो फॉर्मुलेशंस होती हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म, ये लंबे टाइम तक स्टेबल नहीं रह पाती, इनकी जो जीवन काल होता है वो कम होता है, जल्दी खराब हो जाती हैं। हैज लेस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी नहीं हो पाती इनमें, ठीक है जी। कोई बंदा चम्मच कम ले लेता है, कोई चम्मच ज्यादा ले लेता है, तो जो डोज की एक्यूरेसी होती है उसमें मिस्टेक आ जाती है, ठीक है। नीड स्पेशल स्टोरेज एंड ट्रांसफरिंग कंडीशन,
कह रहा है कि इनको ट्रांसफर करने के लिए भी हमें क्या व्हीकल वगैरह और इनके ट्रांसफरिंग कंडीशन भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। स्पेशल स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। कोई ड्रग मॉइस्चर से खराब हो रही है, कोई ड्रग सनलाइट से खराब हो रही है, ठीक है जी, कोई लिक्विड ऐसा होता है तो इसको स्पेशल स्टोरेज में रखना पड़ता है हमें, ठीक है। टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। इज इजिली इन्फेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में जल्दी आ जाती है ये, क्योंकि ढक्कन बार बार खुलता है। आपने दवाई ली, दवाई को आप बाहर निकालते हो, ठीक है, दवाई बाहर आती है, चम्मच में आती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर जल्दी पहुंच जाते हैं, जिससे खराब हो सकती है, ठीक है जी। हाँ, एक्यूरेसी लेस होती है भाई। हैज स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, नीचे भी डिस्कस किया, स्पेशल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर मेरी बात, समझ गए? चलो आओ फटाफट आओ, ये चीजें क्लियर हैं भाई, ये चीजें क्लियर हो गई आपको? अगर क्लियर हो गई तो भाई आगे बढ़ते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भाई टाइप ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म की। क्या कौन कौन से टाइप होते हैं? देखो भाई, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ लोशंस होते हैं, कुछ एरोमेटिक वाटर होता है, कुछ सस्पेंशन, डिकॉक्शन, सिरप डिकॉक्शन वगैरह होते हैं जो भाई आप प्लांट वगैरह से निकालते हो। सिरप, कोलोइडल सस्पेंशंस बनाते हो आप, लोशंस बनाते हो, टिंक्चर्स बनाते हो, स्पिरिट यूज करते हो, एलिक्सर्स मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। कोई ड्रग सब्सटेंस है मेरा, वाटर में नहीं घुल रहा है, पहले मैं उसको अल्कोहल में घोल देता हूं, फिर इन दोनों को मिला के मैं वाटर में घोल देता हूं, अब इनको मैं वाटर में डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये एलिक्सर बन जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है एलिक्सर। फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, लिनिमेंट्स होते हैं, लिनिमेंट्स भी लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है, बेसिकली ऑयली नेचर के होते हैं। घुटने में दर्द है, गठिया बा है, आप वो तेल लगाते हो ना लाने के लिए, लिनिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो जाती हैं आपके लिए। इसकी मैं बात करता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, टाइप्स आप डिस्कस कर सकते हो एग्जाम के अंदर, तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आसान हो जाती है तो चीजें आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, आगे बढ़ जाते हैं। टाइप्स के बाद बात आती है किसकी? स्टेप्स ऑफ लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पहला बताऊंगा, सारे क्लियर होते चले जाएंगे। पहला बताऊंगा, सारे क्लियर होते चले जाएंगे। पहला स्टेप क्या है? प्लानिंग करते हैं भाई हम, कि हमें रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की है, उनकी हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग कैसे करते हैं? प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे? हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट करेंगे। रिसर्च किस चीज की करेंगे? कि कैसे हमें मार्केट में आना है, कैसे लिक्विड डोसेज फॉर्म बनाई जानी है, क्या क्या नियम रहेंगे, कैसे सिलेक्शन करना है रॉ मटेरियल का, ठीक है जी। उसके बाद रॉ मटेरियल का एक्विजिशन कैसे करना है, ठीक है, उसको खरीदना कैसे है, उसका एनालिसिस यानी कि उसकी हमें क्या करनी है, उसका वैलिडेशन प्रोसेस कैसे करना है, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। क्लियर? रॉ मटेरियल की बात कर रहा है सबसे पहले। उसके बाद फिजिकल प्लांट डिजाइन, जहां आप लिक्विड डोसेज फॉर्म को बना रहे हो, वो प्लांट की भी तो आपको जरूरत पड़ेगी। कहां बनाओगे? बिल्डिंग होना चाहिए, इंस्टॉलेशन आप कैसे करोगे उन सब चीजों का। उसके बाद इक्विपमेंट सिलेक्शन, जिन इक्विपमेंट की हेल्प से आप उसे बनाने जा रहे हो, उन इक्विपमेंट का भी आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा। फिर वो एक्विजिशन, खरीदने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे। आपको स्टाफ का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा, जिस स्टाफ को अच्छे से काम आता हो। इनिशियल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सबको, और मॉनिटरिंग करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम को। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिससे आप लिक्विड डोसेज फॉर्म बना सकते हो, उन सब चीजों के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे, कर्मचारी रखने पड़ेंगे, कर्मचारी को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा। ये आ जाता है प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट में। मैंने बोला था एक पढ़ाऊंगा, सारे क्लियर हो जाएंगे। अब समझते चले, अब सारे समझते चले कि कैसे होता है। इसने सब कुछ समझा दिया आपको। देखो क्या होगा, उसके बाद लिक्विड प्रिपरेशन कैसे करोगे आप, उसके लिए भी आपको क्या करना है भाई? लिक्विड प्रिपरेशन करने के लिए भी क्या करना है? रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करनी है। रूल्स ऑफ कंसर्निंग लिक्विड कंपाउंडिंग, आप लिक्विड की कंपाउंडिंग कैसे करोगे, उसके लिए रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करनी है, प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। आपको कर्मचारी भी काम पे रखने पड़ेंगे, और उनका क्या करना पड़ेगा? आपको सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उनको काम करते हुए कोई हानि, क्षति पहुंच जाती है, उसका कंपनसेशन भी कंपनी को देखना पड़ेगा। सुपरविजन सिस्टम भी आपको, सारी रिपोर्ट आपको साथ में रखनी पड़ेगी। तो ये कहता है कि अगर आप बल्क में स्केल अप करना चाहते हो अपने बल्क प्रोडक्ट को, तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। हर बार हर एक पॉइंट के लिए रिसर्च डेवलपमेंट जरूरी है, कर्मचारी जरूरी है, फिजिकल प्लांट होना जरूरी है, मेंटेनेंस होना जरूरी है, इक्विपमेंट आपके पास होने जरूरी है, हर एक चीज के लिए, हर एक स्टेप के लिए। क्लियर इतनी सी बात? बताओ भाई, बताओ भाई।
भाई हिंदी में ही तो बता रहा हूं, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, समझाओ तो मैं आपको हिंदी में ही रहा हूं। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक? सबके लिए एक ही चीज फॉलो होगी। अब देखना आप, सबके लिए एक ही चीज फॉलो होने वाली है। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ोगे आप, फिलिंग एंड पैकेजिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आप लिक्विड प्रिपरेशन की फिलिंग और पैकेजिंग कर रहे हो, उसके लिए भी आपको रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करने हैं। फिलिंग कैसे होती है उसको सीखना है, स्टाफ को सिखाना है, रूल्स क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। ये बात बोली गई है फिलिंग एंड पैकेजिंग में भी, सेम बात बोली गई है, बस आपको हर जगह फिलिंग एंड पैकेजिंग यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आता है सेल्स ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स। ड्रग प्रोडक्ट की सेल करने के लिए भी आपको मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अपने नियम बनाने पड़ेंगे। प्रोडक्ट का स्टोरेज आप कहां करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कैसे कराओगे आप अपने कर्मचारियों को, और पर्सनल को कंपेंसेशन कैसे दोगे अगर उनकी पैकेजिंग के दौरान, इसकी क्या नाम है, ड्रग के सेल के दौरान कोई दिक्कत हो जाती है तो आप उनको क्या कंपेंसेशन भी तो दोगे, उनको आप क्षतिपूर्ति भी तो करोगे। तो इन सब के लिए ये सारे स्टेप फॉलो होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। सभी के लिए सेम स्टेप फॉलो होंगे, बस आपको ये हेडिंग याद करनी है कि हेडिंग क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। सेल ऑफ ड्रग प्रोडक्ट कर रहा है, उसके लिए भी सारी चीजें जो पहले से करता हुआ आ रहा है वही करेगा। बस टॉपिक क्या रहेगा, सेल ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। इसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें आपको सेम लिखनी है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई? बताओ भाई, इतनी सी बात क्लियर हुई? ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं अपन, किसके बारे में बात करते हैं भैया? वेंडर हैंडलिंग। वेंडर यानी कि विक्रेता। जब आपने अपना मटेरियल रेडी कर लिया, मटेरियल प्रिपेयर कर लिया, तो आप वेंडर की हैंडलिंग कैसे करोगे? वेंडर की हैंडलिंग मींस सेम कंसेप्ट चलेगा वहां भी। वेंडर के लिए भी आपको रिसर्च करनी होगी, डेवलपमेंट और प्रोटोकॉल बनाने होंगे। किसके लिए? प्रिकॉशंस क्या क्या यूज करोगे आप? मेंटेनिंग प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, कंट्रोल ऑफ वेंडर स्टॉक। वेंडर जो विक्रेता आपकी ड्रग को उठा रहा है, कंपनी से उठा रहा है, लिक्विड डोसेज आपने बनाई है, वो उसको कहां रखेगा, क्या स्टेबिलिटी पैरामीटर को फॉलो करेगा, और सेल सिस्टम की रिपोर्ट कैसे वो प्रिपेयर करेगा। इन सब चीजों को ध्यान में आपको रखना है लिक्विड डोसेज फॉर्म को बनाने से पहले भी और बनाने के बाद भी। कस्टमर की सर्विस को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे, आपको देखना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल्स कंसर्निंग होम स्टोरेज, आप होम स्टोरेज करा रहे हो। हैंडलिंग टू मेंटेन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है उसका मेंटेनेंस आप कैसे कर रहे हो, उसको कैसे मेंटेन कर पा रहे हो, ताकि कस्टमर सर्विस को आप इंपैक्ट ना आए, कस्टमर को चीजें बिल्कुल सही सही पहुंचे। स्टोरेज कंडीशन कैसी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आपका कैसा कॉन्टेक्ट है, तभी आप कस्टमर तक सर्विस पहुंचा पाओगे। हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर्स, ठीक है, उनकी भी एजुकेशन आपके पता होनी चाहिए कि वो कैसे एजुकेशनल मटेरियल उनके पास होना चाहिए, ताकि पेशेंट्स को आजकल क्या दिक्कत चल रही है, उनकी काउंसलिंग कैसे होती है, कस्टमर को सर्विस कैसे प्रोवाइड करा सकते हो आप। ये चीजें कंपनी ध्यान रखेगी, ये चीजें कस्टमर सर्विस में आपको भी ध्यान रखनी है, क्योंकि लिक्विड डोसेज फॉर्म कौन बना रहा है? आप बना रहे हो भाई। ठीक है, इन सब चीजों को आप ही तो ध्यान में रखोगे, इन सब चीजों को कौन ध्यान में रखेगा? आप ही ध्यान में रखोगे। तो ये सारे प्रोसेस भाई सेम चलते हैं, बस आपको हेडिंग ध्यान रखनी है कि कैसे आप एक लिक्विड डोसेज फॉर्म को बना सकते हो और मार्केट तक और कस्टमर तक उसको कैसे पहुंचा सकते हो। तो रॉ मटेरियल के बारे में बात करता है, रॉ मटेरियल का कैसे बात करता है? रॉ मटेरियल की बात ऐसी होगी कि रॉ मटेरियल लेके आए, सबसे पहले आप कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल लेके आए, उसकी वेइंग हुई, मेजरिंग हुई, मिक्सिंग कैसे हुई, आपने डिस्टिल वाटर लिया और मिक्स कर दिया उसके अंदर। देखो कैसे बन रही है लिक्विड डोसेज फॉर्म। रॉ मटेरियल आया, आपने उसका वेट किया, मेजरमेंट किया, फिर मिक्सिंग स्टार्ट की। मिक्सिंग स्टार्ट किससे की? डिस्टिल वाटर से। मैंने शुरू में बताया था मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, या वाटर ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसकी फिलिंग होगी, समझ गए, कंटेनर के अंदर फिलिंग होगी, उसके बाद पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद क्या होगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारा बन गया उसका स्टोरेज होगा, स्टोरेज होने के बाद हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि क्या जिस क्वालिटी को हम, स्टैंडर्ड क्वालिटी जो हम बनाना चाह रहे थे, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिल गया या नहीं मिला है। ये बोलता है लिक्विड डोसेज फॉर्म का पूरा जो परफॉर्मा होता है, यही बोलता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ठीक है जी, ये कह रहा है कि पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स फॉर द लिक्विड ओरल्स। कह रहा है कि जो ओरल्स प्रिपरेशन के लिए आप लिक्विड बना रहे हो, वो बनाने के लिए ये एक मेथड है। ठीक है, रॉ मटेरियल से लेके क्वालिटी एश्योरेंस तक हमें जाना पड़ता है, रॉ मटेरियल से लेके क्वालिटी एश्योरेंस तक हमें प्रोडक्ट के जाना पड़ता है, तब जाके हमें ओरल लिक्विड्स मिलते हैं। ठीक है, बताओ भाई, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ भाई, कमेंट करो। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो फटाफट कमेंट करें कि ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई। पहले वेइंग होती है, मेजरिंग होती है, मिक्सिंग होती है, फिलिंग,
पैकेजिंग, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट का स्टोरेज होता है, उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक होती है कि क्या क्वालिटी उसकी मेंटेन है या नहीं है। 1 मिनट का टाइम लेके फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे भाई। ठीक है भाई, यूनिकल क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ भाई, कच्चे पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो होता है भाई जिसको अभी फॉर्मुलेशन, जिससे फॉर्मुलेशन नहीं बनाई गई है, ठीक है, जो फॉर्मुलेशन में यूज होने वाला है उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, बोल सकते हो एक तरह से आप कच्चा पदार्थ भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। टाइप्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के टाइप समझ लो क्या क्या होते हैं, सॉल्यूशंस, इमल्शंस और सस्पेंशन, 3 तरह का होता है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं एक टैबलेट। अगर मैं आपको बताऊं कि एक्सिपिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है जी, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक्सिपिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है जी, एक्टिव प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट जैसे बफर यूज हो गया, एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव, ये सब एक्सिपिएंट्स हैं भाई, जो अपीयरेंस को मेंटेन करते हैं। वो कलरिंग एजेंट है, वो स्टेबलाइजर्स हैं, वो को-सॉल्वेंट्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सॉल्वेंट यूज करना। ठीक है, एक से काम नहीं चल रहा इसलिए हमने दूसरा सॉल्वेंट यूज कर लिया। ठीक है जी, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो वे प्रिजर्वेटिव्स जो माइक्रोबियल की ग्रोथ को रोकते हैं, वो एंटी माइक्रोबियल, ये सब एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, टेस्ट को मास्क करने के लिए, टेस्ट को दबाने के लिए, अगर बिटर टेस्ट है तो स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज करते हैं। लगभग यही हम सॉल्यूशन में यूज करेंगे, यही हम कुछ 1-2 एक्स्ट्रा इमल्शन में और एक्स्ट्रा 1-2 वो हम सस्पेंशन में यूज करने वाले हैं। बताओ भाई, ये समझ में आया? एक्सिपिएंट्स नहीं समझ में आया? बस नाम याद करना। एक्सिपिएंट्स आप जानते हो क्या होते हैं? वे प्रोडक्ट जो फैसिलिटेट करते हैं फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, ये होते हैं भाई वो। ठीक है, समझ गए मेरी बात? उसके बाद देख लो, उसके बाद देख लो कौन कौन से होते हैं। सस्पेंशन की बात कर रहा है, सस्पेंशन में क्या आ जाता है? सस्पेंशन में भी सेम आएगा। ठीक है जी, वेटिंग एजेंट आते हैं, ठीक है, जिनका माइक्रोन साइज कितना, इतने माइक्रोन होता है, इतने माइक्रोन मीटर होता है, 0.1 माइक्रोन मीटर से कम होगा पार्टिकल साइज इन वेटिंग एजेंट का। साल्ट फॉर्मेशन होते हैं, कभी कभी क्या होता है, आपने 2 ड्रग प्रोडक्ट तो मिला दिए लेकिन वो साल्ट फॉर्मेशन कर ही नहीं पा रहे, तो साल्ट फॉर्मेशन करने के लिए भी इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, सुगर्स मिलाए जाते हैं। ठीक है जी, एक्टिव प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बफर सिस्टम आता है, ठीक है, पीएच मेंटेन करने के लिए, ताकि पीएच मेंटेन रहे तो वो खराब ना हो। पॉलीमर्स यूज करते हैं, पॉलीमर्स डालने से क्या होता है, मेरा एक्टिव ड्रग कांस्टेंट खराब नहीं होता। एंटीऑक्सीडेंट डालने से उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो खराब नहीं होता। ठीक है जी, उसके अंदर पुअरली सोल्यूबल अगर कोई ड्रग आप ऐड कर देते हो, ठीक है जी, पुअरली सोल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो इन तीनों सिस्टम के थ्रू। ठीक है जी, सस्पेंशन की अपीयरेंस आपको बनानी है तो कलरिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, फ्लोकुलेटिंग एजेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर आपको डालने पड़ेंगे, जिससे उसकी अपीयरेंस बढ़िया बनी रहे, अपीयरेंस ठीक ठाक बनी रहे। ठीक है भाई, अब बात करता है कि उसका टेस्ट अगर अनप्लेजेंट टेस्ट है, उसको मास्क करना है, तो उसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करोगे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिससे क्या होता है, बल्क हो जाता है। बल्क यानी कि ज्यादा मात्रा में चीजें जैसे ऐड होंगी तो उसका जो मेन टेस्ट है वो नहीं आता है। स्वीटनर डालने से मीठा हो जाएगा, फ्लेवरिंग एजेंट डालने से कुछ भी फ्लेवर आने लगेगा। ठीक है जी, पुअरली सोल्यूबल एक्टिव इंग्रेडिएंट उसके अंदर अगर आप डाल देते हो तो भी क्या होगा, कॉमन इफेक्ट बन जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, टेस्ट हमारा मास्क हो जाता है। क्लियर? तो वो टेस्ट हमें नहीं मिलता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो कमेंट करो भाई फटाफट। समझ में आ गई तो कमेंट करो फटाफट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इमल्शंस के अंदर कौन कौन से हमारे एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं। ठीक है, इमल्शन के अंदर क्या होते हैं भाई, पार्टिकल जो ग्लोब्यूल्स होते हैं ना मेरे भाई, ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो ग्लोब्यूल्स होते हैं। जब ऑयल के अंदर, वाटर के अंदर ऑयल डालोगे तो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनेंगे, तो उनका जो पार्टिकल्स बनते हैं वो 10 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर साइज के होने चाहिए। उससे ज्यादा के हो जाएंगे तो मेरा इमल्शन दिक्कत में आ जाएगा। तो पार्टिकल साइज और ड्रॉपलेट्स जो बन रही हैं वो भी 0.1 to 1 माइक्रोमीटर साइज की होनी चाहिए। एक्टिव ड्रग प्रोडक्ट को करने के लिए वही सेम सिस्टम जो मैंने पहले पढ़ा था। ठीक है जी, अपीयरेंस को बनाने के लिए भी कलरिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट और पेनिट्रेशन एनहांसर, जेलिंग एजेंट हम मिलाते हैं। टेस्ट को मास्क करने के लिए भी हम स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है जी, और क्या डालते हैं, ऑयल वर्सेस वाटर का हम क्या रिलेशन देखते हैं, उसी हिसाब से हम उसका टेस्ट मास्क करते हैं। जितना अगर वाटर ज्यादा है तो टेस्ट मास्क करने के लिए भी हम ध्यान रखते हैं कि क्या डाला जाए जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए। ऑयल ज्यादा है तो ऑयल में डालने के लिए हम देखेंगे कि ऐसा क्या स्वीटनिंग एजेंट, क्या फ्लेवरिंग एजेंट डाल सकते हैं जो इसका टेस्ट मास्क कर दे भाई। क्लियर?
ये होते हैं एक्सिपिएंट्स, सॉल्यूशन के अंदर भी, इमल्शन के अंदर भी और सस्पेंशन के अंदर भी यूज में होते हैं, जिससे फॉर्मुलेशन क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है। फॉर्मुलेशन का कंसीडरेशन कैसे होता है भाई, फॉर्मुलेशन का कंसीडरेशन कैसे होता है, फटाफट आ जाओ समझते हैं। उसके अंदर आता है भाई सोलवेंट। सबसे पहले बात करते हैं हम सोलवेंट्स की, ठीक है। तो सोलवेंट कैसा होगा, सोलवेंट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, देखो सोलवेंट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी वो समझो। वाटर भी एक तरह का सोलवेंट होता है भाई, वाटर भी एक तरह का सोलवेंट होता है, अल्कोहल भी एक सोलवेंट होता है, ठीक है, समझ लो अब, ठीक है। ग्लिसरॉल भी एक तरह का सोलवेंट की तरह हम यूज करते हैं हमारे लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर, लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल भी एज अ सोलवेंट यूज होता है, और ठीक है जी, और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी एज अ सोलवेंट यूज होता है। ये पांचों अगर आपसे ये आप सोलवेंट में लिख देते हो तो इसके बाद सोलवेंट में लिखने के लिए एग्जाम्पल कुछ नहीं बचता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके सोलवेंट को समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट बात, वाटर, ठीक है जी। वाटर कैसा यूज करना है आपको, वाटर कैसा यूज करना है कंपेयर टू ऑर्डिनरी ड्रिंकिंग वाटर। अगर मैं ऑर्डिनरी ड्रिंकिंग वाटर से कंपेयर करूं तो हम प्यूरिफाइड वाटर यूज करते हैं। कैसा वाटर भाई, प्यूरिफाइड वाटर। कैसा वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है। कंपेयर टू ऑर्डिनरी ड्रिंकिंग वाटर, प्यूरिफाइड वाटर यूएसपी इज मोर फ्री सॉलिड इंप्यूरिटीज। कह रहा है कि जो प्यूरिफाइड वाटर होता है वो ड्रिंकिंग वाटर से ज्यादा अच्छा होता है, तो वो यूज कर सकते हैं। अगर आप इन्हें इवेपोरेट करो, वहन इवेपोरेशन, अगर इसका इवेपोरेशन करते हो टू ड्राइनेस, इसको सुखाने तक, इसको इवेपोरेट करते रहो जब तक ये सूख ना जाए। इट मस्ट नॉट यील्ड ग्रेटर देन 0.001% ऑफ रेसिड्यू। कह रहा है कि जो अवक्षेप बचेगा नीचे, उबालते रहो इवेपोरेट करते रहो, तो जो अवक्षेप बचेगा, जो रेसिड्यू बचेगा नीचे, वो 0.01% से ज्यादा नहीं बचना चाहिए। ऐसा मेरा वाटर होना चाहिए। कह रहा है कि प्यूरिफाइड वाटर इज ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस होते हैं, आयन एक्सचेंज होता है, आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट होता है, ठीक है जी। रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे आप आरओ बोलते हो, आरओ वाटर, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो भाई, आरओ वाटर बोलते हो। कैसा वाटर, आरओ वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं उसको। एंड अदर रिलेवेंट मेथड, और अदर रिलेवेंट मेथड हम यूज कर सकते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ऐसा वाटर इस्तेमाल में लेने के लिए जिससे कोई दिक्कत ना आए मेरी फॉर्मुलेशन के अंदर, ऐसा मैं वाटर यूज कर सकता हूं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बातें हैं भाई। प्रिजर्वेटिव्स की बात कर रहा है ये, देखो प्रिजर्वेटिव बेसिकली काम क्या होता है प्रिजर्वेटिव का, वो समझ लो। प्रिजर्वेटिव आर एडिड टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, ताकि मेरी फॉर्मुलेशन के अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो ना हो, ठीक है जी। माइक्रोब्स मेरी जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसके अंदर न घुसे, ठीक है जी। चलो, प्रिजर्वेटिव आर नेसेसरी ड्यू टू द चांस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ के चांस क्या हो जाते हैं भाई, ज्यादा हो जाते हैं, तो हमें प्रिजर्वेटिव यूज करने पड़ते हैं। रॉ मटेरियल, ठीक है जी, और प्रोसेसिंग कंटेनर, इक्विपमेंट, सब के अंदर हम यूज करते हैं कि मेरा रॉ मटेरियल भी खराब ना हो तो भी प्रिजर्वेटिव चाहिए, ठीक है जी। जैसे फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और बेंजोइक एसिड, ETC, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल समझो, जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड यूज कर लेते हैं हम, सोडियम थायोसल्फेट यूज कर लेते हैं, सोडियम मेटासल्फेट यूज कर लेते हैं हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर। लेबल कभी भी उठा के देखो तो ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर आपको उसके लेबल पर लिखे मिलेंगे, कि देखना जरूर, उठा के देखना। सोल्यूबलाइजर क्या होते हैं, को सोलवेंट होते हैं एंड सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं। अगर कोई मेरा फॉर्मुलेशन वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हो रही है तो ये एजेंट ऐड करने पर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर हम सोल्यूबलाइजर भी यूज करते हैं, ठीक है जी। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या होते हैं, कलर एनहांस करने के लिए, फ्लेवर और स्वीटनिंग एजेंट्स हम इसके अंदर लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, ठीक है भाई। इतनी सी बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सोल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है भाई, सोल्युबिलिटी क्या होती है वो समझ लो, ठीक है। सोल्युबिलिटी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सोल्यूट डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिस्पर्स इन द मोलिकुलरी। देखो भाई, सोल्युबिलिटी बेसिकली क्या होता है, इस डेफिनेशन से छोड़ दो। जब एक सोल्यूट यानी कि विलेय, जब एक विलेय क्या होता है सोलवेंट के अंदर, सोलवेंट यानी कि विलायक के अंदर घुल जाता है, ठीक है जी। विलायक के अंदर पूरी तरह से घुल जाता है और घुलने के बाद क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। तो इस विलेय की एबिलिटी, ठीक है, इस विलेय की, इस विलायक के अंदर घुल जाने की क्षमता क्या कहलाती है, सोल्युबिलिटी कहलाती है। इतनी सी बात क्लियर हुई।
विलेय की विलायक के अंदर घुल जाने की क्षमता या घुल जाने की क्षमता क्या कहलाती है भाई? सोल्युबिलिटी कहलाती है। टेक्निक ऑफ सोल्युबलाइजेशन, सोल्युबलाइजेशन की टेक्निक्स क्या होती हैं? ठीक है, सोल्युबलाइजेशन की टेक्निक्स क्या होती हैं? बेसिकली कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। उन टेक्निक्स का मैं आपको नाम बता देता हूं भाई। ठीक है, उन टेक्निक्स का मैं आपको नाम बता देता हूं कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबलाइजेशन को पार्टिकल साइज करता है। देखो, अगर पार्टिकल साइज ज्यादा है, बड़ा है, तो सोल्युबिलिटी पे दिक्कत आएगी। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा है, कोई चीज नहीं घुल पा रही है, आपने कभी भी देखा होगा शरबत बनाते हो तो आप अगर गर्म पानी में शरबत बनाओ तो जल्दी घुल जाती है मेरी चीनी, ठंडे पानी में नहीं घुलती, तो टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। प्रेशर बढ़ा दोगे तो चीजें घुल जाती हैं, प्रेशर घटा दोगे तो चीजें फिर से दूर दूर हो जाती हैं। मोलिकुलर साइज भी डिपेंड करता है। ठीक है जी, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, सोलवेंट और सोल्यूट के बीच में कैसी बॉन्डिंग है वो भी डिपेंड करती है सोल्युबिलिटी के ऊपर। अगर ये अलग अलग नेचर के हैं तो घुलेंगे ही नहीं। पोलरिटी भी डिपेंड करती है, सोल्यूट और सोलवेंट अगर सेम नेचर के हैं, दोनों पोलर नेचर के हैं, तो जल्दी मिल जाएंगे। अगर पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है अपर रूप, एक सब्सटेंस के एक से अधिक रूप अगर हैं तो वो क्या करते हैं? सोल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, सोल्युबिलिटी में दिक्कत पैदा करता है अगर एक से अधिक मेरे रूप हैं तो। समझ गए? कभी कभी फायदा भी हो जाता है, मेरा एक रूप घुलनशील नहीं है लेकिन दूसरा रूप घुलनशील है, तो मैं उसका फायदा उठा सकता हूं, उसको घोल के लिक्विडोसिस फॉर्म बना सकता हूं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपकी? बताओ भाई मुझे फटाफट, ये बात समझ में आ गई आपकी? ठीक है, अब कुछ सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट की टेक्निक्स होती हैं। नीड क्यों पड़ रही है इसकी? ठीक है जी, नीड क्यों पड़ रही है? तो देखो, नीड इसलिए पड़ रही है, कुछ मेरे सब्सटेंस ऐसे हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर टाइप की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, कभी कभी क्या है, ऑयल के अंदर वाटर नहीं डिसॉल्व हो पाता। ठीक है जी, कभी कभी क्या है, मेरा सॉलिड जो होता है वो मेरे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है जी, कुछ प्रिपरेशन कैसी होती हैं? हाइड्रोफिलिक होती हैं। कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग होते हैं, तो वाटर में घुल जाएंगे। लेकिन कुछ हाइड्रोफोबिक भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक जो वाटर में नहीं घुलते, तो उन्हें घोलने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। तो उन्हें घोलने के लिए ही हमें इसकी सोल्युबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलो अब घोलेंगे कैसे, कुछ टेक्निक्स डिस्कस करते हैं। कुछ टेक्निक्स के मैं नाम बताता हुआ चलूंगा, वो टेक्निक्स आपको ध्यान में रखनी है। सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं? अगर मैं पार्टिकल साइज को छोटा कर दूं, अगर मैं पार्टिकल साइज छोटा कर दूं तो क्या होगा? ये दो तीन मेथड यूज होते हैं जिससे मैं पार्टिकल साइज को छोटा करके उसकी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकता हूं भाई। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। वाटर, हाँ वाटर लविंग होता है भाई, वाटर लविंग होता है भाई। चलो, हाइड्रोफिलिक। अब क्या होता है, एक हाइड्रोट्रोपी टेक्निक होती है, एक कोसोल्वेंसी, मींस एक से ज्यादा सोल्वेंट यूज करके मैं सोल्युबलाइजेशन में हेल्प ले रहा हूं। ठीक है जी, सोल्युबलाइजेशन बाय सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या होते हैं? जो क्या होते हैं, अंदर डाल दिए जाए, अगर किसी भी सब इमल्शन के अंदर अगर मैं डाल रहा हूं सरफेक्टेंट, तो उस इमल्शन के अंदर अगर कोई चीजें आपस में नहीं घुल रही है ना, तो उनको घोल देता है, उनके बीच का इंटरफेशियल टेंशन कम कर देता है, उनके बीच का अंतराणविक जो तनाव होता है, पृष्ठ तनाव होता है, उसको कम कर देता है, वो आपस में घुल जाते हैं। सॉलिड डिस्पर्जन में हम क्या करें, अगर हम फ्यूजन मेथड यूज करें, अगर मेरी लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर कोई सॉलिड आ रहा है तो मैं उसको फ्यूज कर सकता हूं, उसको मेल्ट करके क्या कर सकता हूं, उसकी सोल्युबिलिटी को बढ़ा सकता हूं। सॉल्वेंट मेथड यूज कर सकता हूं, ड्रॉपिंग मेथड होते हैं, पीएच को एडजस्ट कर सकता हूं कि भाई किसी पर्टिकुलर पीएच पर सोल्युबिलिटी कम आ रही है, तो जिस पीएच पर सोल्युबिलिटी ज्यादा आएगी वहां फॉर्मुलेशन को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो इतनी सी बात? ठीक है भाई। बेटा सरफेक्टेंट कई तरह के होते हैं। सरफेक्टेंट को बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, और वो जो आप बात कर रहे हो वो डिसइंफेक्टेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं। जिसकी आप बात करें वो डिसइंफेक्टेंट होते हैं। लेकिन सरफेस में क्या आता है? सरफेस में क्या आता है? डिटर्जेंट भी आता है। इन सरफेक्टेंट्स में डिटर्जेंट भी आता है। ठीक है, डिटर्जेंट जो आप कपड़ों की धुलाई में यूज करते हो। ठीक है, बेसिकली वहां पर उस जो ऑयल आपके कपड़ों पर लग गया है उस ऑयल को छुटाने का काम करता है। ठीक है, समझ गए? अब हाई प्रेशर होमोजेनाइजेशन करते हैं। होमोजेनाइजेशन का मतलब है एक रूपता लाना। अगर कोई मिक्सचर होमोजेनाइजेशन, हेट्रोजेन, अगर वो कोई
मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस नहीं है, मींस एक जैसा नहीं दिख रहा, अलग अलग दिख रही हैं चीजें उसमें, तो उसको बहुत प्रेशर से हम क्या करते हैं, उसको होमोजेनाइजेशन करते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, एक रूप में आ जाता है और चीजें सोल्यूबल हो जाती हैं। कुछ टेक्निक्स तो ये हैं, कुछ टेक्निक्स आगे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें चाहे। नंबर क्या है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रिस्टलाइजेशन करते हैं हम, ठीक है जी। फ्लूइड का क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे तो कुछ क्रिस्टलाइजेशन ऐसे होते हैं जो सोल्यूबल फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो घुल जाएंगे, ठीक है जी। सोनो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं, मींस एक को दूसरे के साथ मिला के देखते हैं कि क्या इसके साथ मिल जाएगा। अगर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिल जाता है तो उसकी फिजिकल मिक्सचर कैसा है, ठीक है, उसका नीडिंग मेथड कैसा है, ठीक है, उसकी को प्रेसिपिटेशन मेथड, ये 3-4 तरह के मेथड हम कॉम्प्लेक्सेशन में यूज करते हैं। स्प्रे ड्राइंग यूज करते हैं, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बेस्ड टेक्निक यूज करते हैं, मींस ऐसी टेक्निक, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके बीच में बॉन्ड ना बनता हो, बिना बॉन्ड के ऐसे ही अपने आप आपस में जुड़ जाते हो, उसको बोलते हैं इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें भी नीडिंग मेथड आता है, लिपोफिलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग टेक्निक्स आती हैं, और माइक्रोवेव इरिडेटिंग मेथड आता है। इसमें से अगर आप 5-6 भी एग्जाम के अंदर लिख के थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में बता पाते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। बट टेक्निक थोड़ी बहुत मिलनी चाहिए। आगे क्या होता है, कुछ लिक्विड सॉलिड टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ लिक्विड है और कोई सॉलिड है, तो सॉलिड को हम मेल्ट करेंगे, उस लिक्विड के अंदर मेल्ट करेंगे ताकि क्या हो, वो क्या हो, सोल्यूबल हो जाए, ताकि क्या हो जाए, सोल्यूबल। माइक्रो इमल्शन बनाएंगे, मींस इमल्शंस के अंदर जो ग्लोब्यूल्स का साइज है उसको बहुत छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, उसको यूज करेंगे, जो अपने आप ही इमल्सिफाई हो जाते हैं, ऐसा ड्रग सिस्टम होता है, ठीक है जी। न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, कभी कभी क्या होता है, एक दूसरे के आयन होते हैं, लिक्विड्स के अंदर आयंस होते हैं, आयंस प्लस माइनस होकर क्या करेंगे, हम उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए, मिक्स हो जाएं, ठीक है। क्रायोजेनिक मेथड अभी हमने पढ़े थे, जिसके अंदर हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है, स्प्रे फ्रीजिंग ऑन क्रायोजेनिक फ्लूइड्स, ठीक है जी, स्प्रे फ्रीजिंग ऑन क्रायोजेनिक लिक्विड्स, और स्प्रे फ्रीजिंग इनटू वेपर ओवर लिक्विड, ठीक है। अल्ट्रा रैपिड फ्रीजिंग होती है, कुछ ये सब टेक्निक्स होती है भाई जिसको हम यूज में लेते हैं। पॉलीमेरिक अल्ट्रेशन होता है, ठीक है जी, पॉलीमराइजेशन कर देते हैं जिससे अल्ट्रेशन हो जाता है, और साल्ट फॉर्मेशन कराने की कोशिश करते हैं, जहां पर साल्ट का फॉर्मेशन ना हो रहा हो वहां कोशिश करते हैं कि साल्ट का फॉर्मेशन हो जाए। किसका फॉर्मेशन हो जाए भाई, साल्ट का फॉर्मेशन हो जाए। अगर साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है भाई, एनहांस हो जाती है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले यूनिट की भाई, यूनिट 3 पे आते हैं, ठीक है। यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 क्या है भाई, मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म, यानी कि एक फेज। मोनोफेज का मतलब होता है एक फेज, ठीक है जी। जो एक फेज की बात करते हैं हम वहां मोनोफेजिक बोलते हैं, ठीक है जी। मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म क्या होती है, बेसिकली लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं कंटेनिंग 2 और मोर कंपोनेंट इन वन फेज। देखो कितनी फेज है भाई, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट तो होंगे लेकिन मिलके केवल एक फेज बनाएंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रू सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ए ट्रू सॉल्यूशन इज ए क्लियर होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस का मतलब है जहां सारी चीजें एक रूपता में दिखाई दे, ठीक है जी। दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सोल्यूट इन ए सुटेबल सोलवेंट, जहां सोल्यूट सोलवेंट में डिसॉल्व हो गया। देखो दो फेज थी, एक सोल्यूट की फेज थी, एक सोलवेंट की फेज थी, लेकिन दोनों जब मिले तो उन्होंने बनाया सॉल्यूशन। उसके अंदर क्या रहा, सॉल्यूशन बन गया। हमारा सोल्यूट इस सोलवेंट में मिक्स हो गया, पूरी तरह गायब हो गया, तो एक ही तो फेज बचेगी। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंटेड इन ए लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज सोलवेंट। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको सोलवेंट बोल देते हैं हम, ठीक है जी। इस सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट ज्यादा होता है और सोल्यूट कम मात्रा में होता है, ठीक है। वेयर एज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में सोल्यूट प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी मोनोफेजिक सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, सोलवेंट और सोल्यूट। सोलवेंट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये सोल्यूट इस सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व होकर गायब, तो एक ही तो फेज बचेगी, ठीक है। वही बात कर रहा है और बोल रहा है कि सोलवेंट ज्यादा मात्रा में होता है, सोल्यूट कम मात्रा में होता है, ठीक है। ये बात सही तो बोल रहा है भाई, ये बात बिल्कुल सही बोली गई है इसके द्वारा। कि अब इसके एडवांटेजेस पे हम बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है इस मोनोफेजिक, ठीक है। इट इज इजियर टू स्वेलो,
भाई सबको पता है निगलने में आसानी होती है, बच्चे और बड़े आसानी से ले सकते हैं। ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, फैसिलिटेट करता है। ठीक है जी। फास्टर कर देता है सॉलिड डोसेज फॉर्म की अपेक्षा। जो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं ये क्या होते हैं, जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है भाई। हाँ बेटा ठीक है, 5 टाइप्स लिख लो, 5 टाइप्स लिख दो, काफी हैं, बट आप उनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस जरूर करना है एग्जाम में। ठीक है। ठीक है। पाउडर डोसेस फॉर्म आपको खुद पढ़ना है। पाउडर डोसेस फॉर्म आपको एक बार पढ़ाया भी जा चुका होगा। पाउडर डोसेस फॉर्म आपको खुद पढ़ना है। पाउडर तो रोज आपके पास रहते ही हैं। ठीक है भाई। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, घर पे जो भी पाउडर फॉर्म होगी ना, एक बार पाउडर डोसेस फॉर्म पढ़ो, उसके बाद घर पे जितने भी पाउडर होते हैं उनके लेबल पढ़ो आपको बहुत आसानी होगी चीजों को समझने में। ठीक है जी। इसके बाद क्या बोला, इसने समझ लो, अभी यहां पे समझ लो, यहां आ जाओ फटाफट। इट इज द होमोजीनस देयर गिव यूनिफॉर्म डोसेज देन सस्पेंशन एंड इमल्शन विच नीड शेकिंग। कह रहा है कि सस्पेंशन और इमल्शन में क्या है, हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि दो फेज हैं, दो फेज कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएंगी। ये दो फेज हैं, कभी ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। लेकिन जो मोनोफेजिक होता है उसमें एक ही फेज है, तो इसलिए जो बाईफेजिक होता है ना, इसको तो हमें क्या करना पड़ता है, शेकिंग करनी पड़ती है। लेकिन मोनोफेजिक में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी। इमल्शन और सस्पेंशन को हमें दो फेज होने के कारण शेक करना पड़ता है। सिंपल एंड फास्ट फॉर्मुलेट। ठीक है जी। ये क्या होता है, सिंपल होता है और फास्ट, बहुत तेजी से फॉर्मुलेशन इसकी हम बना सकते हैं। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय वेरियस रूट, अलग अलग रूट से दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, पेरेंटरली भी, इंजेक्शन, एनिमा, रिक्टल, ओटी की यूज भी कर सकते हैं, नेसल यूज भी कर सकते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ये सारी टर्म्स मैंने आपको पहले ही क्लास में क्लियर कराई थी। ठीक है जी। पहले ही यूनिट 1 में क्लियर कराई थी कि क्या क्या होती हैं सारी टर्म्स। ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस यही हो जाते हैं मोनोफेजिक डोसेस फॉर्म के। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस बारे में भाई, जिसके एडवांटेजेस होते हैं वो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ज्यादा बल्क में बन जाता है, क्या होता है भाई, बल्की बन जाता है, ज्यादा हैवी बन जाता है। ठीक है। बल्की होता है। ठीक है। डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना दिक्कत हो जाती है। वाटर इज कॉमनली यूज्ड व्हीकल होता है विच इज प्रोन टू माइक्रोबियल ग्रोथ। कह रहा कि वाटर सबसे ज्यादा यूज होता है इसके अंदर एज ए सॉल्वेंट, तो वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी आ सकते हैं, इस वजह से ये किसका डिसएडवांटेज हो जाता है, इसलिए हमें इसकी प्रिजर्वेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। समझ गए। व्हेन एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट इट में अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। कह रहा कि डायरेक्ट सनलाइट के प्रोटेक्ट उसमें एक्सपोजर में आते ही ये खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो नीड टू कूल इन, स्टोर्ड इन कूल इन डार्क प्लेस। तो इनको हमें ठंडे और एक अंधेरी जगह पे क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। ड्रग स्टेबिलिटी रिड्यूस बाय हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन। कह रहा है कि या तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि इसकी ड्रग स्टेबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, हाइड्रोलाइसिस जल्दी हो जाता है और इसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है। सो दे हैव शॉर्टर एक्सपायरी डेट देन सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म की अपेक्षा इनकी एक्सपायरी डेट जल्दी की होती है। क्यों होती है भाई, एक तो सनलाइट भी इन्हें खराब कर सकती है, माइक्रोबियल ग्रोथ भी जल्दी हो सकती है, तो इसी वजह से इनका हाइड्रोलाइसिस भी हो जाता है और ऑक्सीडेशन भी जल्दी हो जाता है, इसलिए जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं। अदर मेजर साइन जो होते हैं, ड्रग इंस्टेबिलिटी और कलर चेंज, इनका कलर भी चेंज हो जाता है भाई। ठीक है जी। और प्रेसिपिटेशन आ जाता है। जितनी ये क्लियर सॉल्यूशन हमने इनको बनाने के टाइम पे, रेडी करने के टाइम पे जो इतना क्लियर ये होते हैं ना, ऐसे ही जैसे मान के चलो तो इसके अंदर हमें प्रेसिपिटेट दिखने लगते हैं। ये बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन था, लेकिन हमें जगह जगह ऐसे प्रेसिपिटेट देखने को मिलने लगते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई है। ठीक है जी। माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है इसके अंदर, जिस वजह से प्रेसिपिटेशन हो सकता है। ठीक है जी। कलर चेंज हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है जी। और क्या, हाइड्रोलाइसिस इसका हो सकता है। तो इन सब चीजों को हमें डिसएडवांटेजेस के अंदर में रखना है। आगे बात करते हैं, सिंपल बातें हैं भाई, सारी सिंपल बातें हैं, सारी समझते हुए चलें बस। ठीक है जी। अब बात करते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के टाइप्स की। देखो भाई, एफरवेसेंट वे होते हैं, जो एफरवेसेंट क्या होते हैं, जैसे उनको वाटर के अंदर डालोगे तो वो एफरवेसेंट देंगे, आपको फ्यूम सी उड़ती हुई दिखाई देंगे, लेकिन नॉन एफरवेसेंट में ऐसा नहीं होता है। बाकी डेफिनेशन आप एक बार बुक से पढ़ें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म पे आओ, बात करो लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो हम इंटरनली यूज करते हैं, जैसे सिरप, कफ सिरप हो गया, मिक्सचर हो गई, एलेक्सर्स हो गई, लिंकटसिस हो गई, कफ 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 के लिंकटसिस आते हैं भाई,
ठीक है, खांसी के सिरप भी आते हैं और लिंक्टसिस भी आते हैं। ठीक है, तो ये हम इंटरनली यूज करते हैं, कुछ हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, वो पढ़ेंगे हम। लिक्विड एक्सटर्नली कैसे, जो जिनको हम स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं, लोशन, लिनीमेंट, लिनीमेंट पता है ना मैं तेरे को, घुटने में दर्द होगा, किसी को हाथ में चोट लग गई तो लिनीमेंट आते हैं लगाने के, उनको लगा लिया हमने। ठीक है, कोलोइडन्स आते हैं और पेंट्स होते हैं, ठीक है, जो स्किन पर लगाए जाते हैं। लिक्विड यूज इन माउथ, ठीक है जी, एक्सटर्नली ही यूज हो रहा है, आप मुंह में लोगे, गरारे करके बाहर डाल दोगे, ऐसे होते हैं गार्गल। माउथ वॉश करने के लिए, कोई इन्फेक्शन हो गया, दांत से कट गया, कोई आपका गाल कट गया अंदर से, तो माउथ वॉशेज आते हैं। गले में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो थ्रोट पेंट आता है, गले तक आप क्या करोगे, उसका गले तक लगा के फिर वापस बाहर निकाल देते हो उसको। ठीक है जी, लिक्विड इंस्टॉलेशन इन द बॉडी कैविटी, बॉडी की कैविटी में लगाए जाने वाले कुछ इंस्टॉलेशन भी होते हैं भाई, डोचेस के रूप में ड्रग लगाई जाती हैं, ईयर ड्रॉप होते हैं, नेजल की जो कैविटी होती है वहां भी डाले जाते हैं, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप होती हैं, और एनिमा, एनिमा जो आपके रेक्टल रूट से दिए जाते हैं वो एनिमा होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम सपोजिटरी पढ़ेंगे पूरा चैप्टर लास्ट यूनिट में। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? चलो, ये बात क्लियर हुई तो आगे बढ़ो। लिक्विड मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी, सिरप की बात कर रहे हैं अभी। अब पढ़ते हुए चलो भाई, क्या है सिरप, अब पढ़ते हुए चलो क्या है सिरप। ठीक है, सिरप की बात कर रहा है तो आ जाओ सिरप पे। एक्वस प्रिपरेशन, वाटर यूज होता है भाई, 60 to 85% सोर्स विद द विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट एंड द मेडिसिनल सब्सटेंसेस। कह रहे हैं कि 60 to 80% प्रिपरेशन लिक्विड डोसेज फॉर्म में सिरप की यूज होती है। सिंपल सिरप कैसे बनता है, 66.7% वेट बाय वेट सुक्रोज का यूज करते हैं हम, और प्यूरिफाइड वाटर में उसको मिला देते हैं 100 ml में, हमारा सिंपल सिरप बन गया। सिंपल सिरप यूएसपी में कैसे बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में हम कैसे बनाते हैं, 85% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सुक्रोज हम 100 ml ऑफ वाटर में यूज करके हम सिंपल सिरप बनाते हैं यूएसपी के अकॉर्डिंग। क्लियर है भाई? फॉर एग्जाम्पल क्या, क्लोरफेनेरामाइन मेलिएट का सिरप बनता है, और क्या बनता है, क्लोरल हाइड्रेट का सिरप बनता है, वो ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, आईपी के अकॉर्डिंग ऐसे बनता है, यूएसपी के अकॉर्डिंग ऐसे बनता है। समझ गए? अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं हम किसकी भाई, नेक्स्ट पे बात करते हैं हम एलिक्सर्स की। एलिक्सर्स मैं आपको बताता हुआ आ ही रहा हूं, एलिक्सर्स का बस मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। डेक्सामेथासोन एलिक्सर यूज करते हैं हम, एलिक्सर बताता हुआ आ रहा हूं क्या है एलिक्सर, कैसे बनता है, तो आपको पता है एलिक्सर कैसे बनते हैं। ठीक है जी, चलो जी, इसने क्या बोला, अब बात करते हैं गार्गल्स की, गरारे करने के लिए कुछ एंटी, ठीक है जी, एक्वस सॉल्यूशन वाटर में मिला के बनाते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, वो कुछ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं इसके अंदर, जिससे कि थ्रोट का इन्फेक्शन ठीक हो सके। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात? वार्म वाटर में हम डाइल्यूट करके बनाते हैं इनको, यूज करने से पहले क्या करेंगे, इनको हम गर्म पानी में डालते हैं, गरारे करने के लिए एक ढक्कन लिया और गर्म पानी में डालते हैं ना प्रिपरेशन को, जिसका एग्जांपल होता है पोविडोन आयोडीन। अगर आपके मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो गरारे करने के लिए आप पोविडोन आयोडीन लेके आते हो, उसका एक ढक्कन 2 या 3 गिलास पानी में डालते हो, फिर उसके गर्म पानी के गरारे करते हो आप। ठीक है, ये उसी की बात कर रहा है। बिल्कुल फिजिकल चीजें स्टार्ट हो गई, प्रैक्टिकल चीजें स्टार्ट हो गई हैं, तो समझना भी आपके लिए आसान होना चाहिए भाई, समझना भी आपके लिए आसान होना चाहिए। माउथ वॉश क्या होता है, देखो माउथ वॉश मुंह को वॉश करने के लिए एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी, वाटर के साथ, एक्वस मींस वाटर, वाटर की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है जी, प्लेजेंट टेस्ट, अपने माउथ का जो क्या होता है प्लेजेंट टेस्ट करने के लिए और ऑर्डर को यूज करने के लिए, क्लीन एंड डिओड्राइज द बकल कैविटी। कह रहा है कि जी ये बकल कैविटी होती है ना, ये गाल के अंदर वाली जो कैविटी होती है, इसको क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए, और इसको डिओड्राइज करने के लिए, साफ करने के लिए हम माउथ वॉश यूज करते हैं। ठीक है जी, एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है भाई, एस्ट्रिंजेंट जो हमारी इसके अंदर ब्लड निकल रहा है ना, ब्लड के ऊपर आपने क्या लगा दी, फिटकरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलम, फिटकरी। फिटकरी क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होती है ना, उसका थक्का जमा देती है, उसको प्रेसिपिटेट कर देती है। ठीक है, और उससे हमारा ब्लड बंद हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारे मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है कहीं और ब्लड आ रहा है, तो ये माउथ वॉशेस क्या होते हैं, इनकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होने के कारण वो ब्लड तुरंत के तुरंत हमारे मुंह से बंद हो जाता है, इन्फेक्शन ठीक होने लगते हैं। ठीक है जी, रिफ्रेशमेंट के लिए यूज करते हैं, और कोई एंटीसेप्टिक अगर कोई दिक्कत हो रही है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी अगर माउथ के अंदर है उसको क्लियर करता है। प्रिवेंट हेलोस्टोसिस, यानी कि आपके मुंह के अंदर से गंदी बदबू आ रही है, उसको भी ये हेलोस्टोसिस मींस होता है बैड ब्रीदिंग, गंदी बदबू आना, उसको भी ये ठीक करता है। ठीक है जी, चलो समझ पा रहे हो?
ठीक है, चलो भाई समझ पा रहे हो। चलो तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एंटीसेप्टिक फिनोल डेरिवेटिव्स इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक फिनोल डेरिवेटिव्स इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं भाई। ठीक है, माउथ वॉश के बाद आता है भाई क्या, थ्रोट पेंट। क्या आता है भाई, थ्रोट पेंट। थ्रोट पेंट में क्या होता है, विस्कस लिक्विड होता है भाई, थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड होता है। प्रिपरेशन यूज्ड फॉर माउथ एंड द थ्रोट इन्फेक्शन, आपके मुंह में या गले में कोई इन्फेक्शन हो गया है उसके लिए यूज में होता है। बेसिकली विस्कस बनाने के लिए ग्लिसरीन यूज करते हैं। ठीक है जी, ग्लिसरीन यूज करते हैं। ग्लिसरीन स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करता है प्रिपरेशन को। ठीक है, फिनोल ग्लिसरीन यूज करते हैं और कंपाउंड आयोडीन इसके अंदर हम यूज कर लेते हैं, जिससे मेरा थ्रोट पेंट बन जाता है। बेसिकली ग्लिसरीन इसमें हम यूज में लेते हैं। तो आगे बात करता हूं भाई, मैं आगे किसकी बात करता हूं, लिक्विड मेंट फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, इंस्टॉल इन द बॉडी। देखो नेजल ड्रॉप के लिए, नेजल के लिए, नेजल कैविटी में डालने के लिए मैं नेजल ड्रॉप बनाता हूं। बेसिकली क्या होते हैं, नाक के थ्रू डाले जाते हैं भाई। क्या, नाक के थ्रू डाले जाते हैं। नोज के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है मेरा, उसमें कोई इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, तो नाक में मैं ये ड्रॉप डालूंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, मेरी जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, यूजुअली हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की हेल्प से मैं इनको नाक में डाल लेता हूं, जिससे मेरा कोई इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाता है। जैसे ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड और नेजल ड्रॉप्स इसमें आ जाती हैं भाई। ठीक है, क्लियर है। प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं, फटाफट समझते हुए चलना। जैसे ओट्रोविन का एग्जांपल है। ठीक है, ओट्रोविन आता है, नाक में डाला जाता है। अब आता है एनिमाज। एनिमा क्या होते हैं, एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन दैट इज इंट्रोड्यूस इनटू द रेक्टम रूट, जहां से आप मल त्याग करते हो, जहां से आप फ्रेश होते हो सुबह उठने के बाद, उस रूट से दिए जाते हैं। ठीक है जी, थ्रो एनस क्लीनिंग, थेराप्यूटिक एंड द डायग्नोस्टिक पर्पस। कह रहा है कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए आपको कुछ डायग्नोस करना है या फिर आपको कुछ थेरेप्यूटिक इंपैक्ट है, वहां कोई इन्फेक्शन आ गया, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एनिमाल्स दिए जाते हैं रेक्टल रूट से, उनको बोलते हैं एनिमल्स। ये क्या हो सकते हैं, ये लिक्विड प्रिपरेशन भी होती हैं। ठीक है जी, मेंट टू बी इंट्रोड्यूस इनटू द रेक्टम फॉर क्लींजिंग, थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक पर्पस। कभी कभी क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा हो जाता है, कब्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो क्लियर नहीं हो पाता। ये बेसिकली क्या होता है, बच्चों में होता है और बूढ़ों में ज्यादा होता है, तो उनको एनिमा डालना पड़ता है। ये लिक्विड उनके अंदर रेक्टल रूट से अंदर डालना पड़ता है, जिससे जो उनका रेक्टम रूट है वो स्लिपरी हो जाता है, और जो क्या होती है, जो स्टूल होता है, जो बाउल होता है, मल त्यागने में दिक्कत नहीं होती, फिर फटाफट से काम हो जाता है भाई। इवैक्यूएशन एनिमास और रेक्टल इंजेक्शन एम्प्लॉयड टू इवैल्यूएट द बाउल। देखो उसी बाउल की बात कर रहा है, मल त्यागने की बात कर रहा है इन कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के अंदर, बिफोर एन ऑपरेशन। ऑपरेशन से पहले अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो ये एनिमास दिए जाते हैं, ताकि बिल्कुल पेट साफ कराया जा सके। एनिमास ऑफ सोप के एनिमास होते हैं, सोडियम फॉस्फेट एनिमास होता है, ओलिव एंड अरेचिस ऑयल के भी एनिमास होते हैं। कुछ ऑयली, मैंने बताया था ना ऊपर ही, ऑयली एनिमास होते हैं, तो ये एग्जांपल में आ गया अरेचिस ऑयल एनिमास। ठीक है, चलो भाई इतनी सी बात समझ में आ गई आपकी, इतनी सी बात समझ में आ गई। लिक्विड मेंट फॉर एक्सटर्नल, देखो लिनिमेंट्स होते हैं। लिनिमेंट्स क्या होता है वो समझ लो। ऑयली लिक्विड प्रिपरेशन होती है, इंटेंटेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विद रबिंग एक्शन ऑफ द एरिया, किसी भी एरिया पे। जैसे मेरे को यहाँ चोट लग गई है, मेरे घुटने में दर्द है, तो ये ऑयली लिनिमेंट होते हैं। जब को रगड़ते रहोगे आप, इन पर रगड़ते रहोगे तो वो अंदर घुस जाते हैं स्किन के। यूज टू रिलीफ पेन, देखो पेन के लिए, स्टिफनेस, ज्यादा स्टिफनेस आ गई है, सख्तपन हो गया है, सच एज फॉर मसल्स स्पाज, मसल में खिंचाव आ गया है तो लिनिमेंट यूज कर सकता हूं। अर्थराइटिस यानी कि मेरे को अगर गठिया हो गया है, बाय वगैरह है, दर्द रहता है, तो भी मैं ये लिनिमेंट्स यूज करता हूं। द लिनिमेंट्स में अल्कोहलिक, ऑयली सॉल्यूशन और इमल्शन, कुछ भी हो सकता है भाई, इमल्शन भी हो, अल्कोहलिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मेंट फॉर द एप्लीकेशन टू द स्किन, कह रहा है कि ये सेमी सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली लिक्विड ही होता है, और हम स्किन के ऊपर हम इसको टॉपिकली अप्लाई करते हैं। तो ये होते हैं भाई लिनिमेंट्स। शुरू से कई बार आ चुका है लिनिमेंट वर्ड, और मैं तभी आपको बताता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, लोशंस की बात कर लो। लोशंस क्या होता है, टॉपिकली प्रिपरेशन विद ए लो टू मीडियम विस्कोसिटी। ठीक है जी, कम से लेके और मीडियम तक इसकी विस्कोसिटी, यानी कि विस्कस तो ये होता है, गाढ़ा होता है। यूज टू मॉइस्चराइज ड्राई स्किन, ड्राई स्किन के अंदर नमी लाने के लिए ये यूज में लिया जाता है। लोशंस आर लिक्विड प्रिपरेशन, ये क्या होते हैं, बेसिकली लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, एक्सटर्नल यूज होते हैं विदाउट फ्रिक्शन। कह रहा है कि घर्षण की जरूरत नहीं होती,
हमें इन पे ज्यादा घर्षण, ज्यादा रगड़ की जरूरत नहीं होती, आराम से लग जाते हैं स्किन के ऊपर। लोशन ऐसा होता है कि स्किन के ऊपर आराम से लग जाता है। आपकी स्किन ड्राई हो रही है, सर्दियों में देखा होगा हाथ खींचते हो ऐसे, तो आपको यहाँ पे लाइन खींचती हुई दिखाई, तो उसको ड्राइनेस बोलते हैं। उसी ड्राइनेस, कभी कभी आप फेस वॉश कर लेते हो तो करने के बाद आपका फेस पे खिंचाव महसूस होता है, ड्राइनेस महसूस होती है, तो आप लोशन लगाते हो फेस पे, ठीक है जी। तो क्या करते हो, जिस वजह से क्या हो जाती है, वहां पर मॉइस्चराइज होता है, वो नमी आ जाती है। और फ्रिक्शन, जब आप हाथ लगाते हो सूखे फेस पे तो रगड़ता है, लेकिन जब आप लोशन लगा लेते हो स्लिप हो जाता है हाथ, फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, घर्षण बिल्कुल भी नहीं होता। दे आर अप्लाई डायरेक्ट टू द स्किन विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल। कह रहा है कि या तो आप इसको कॉटन से लगा लो, या फिर आप इसको एक गोज शुक्र होता है, ठीक है जी, उससे लगा लो इन इट। कह रहा है कि इसके अंदर ही होता है, ताकि वो, जैसे आपने लोशन ली, एक रुई पकड़ी हाथ में, उसको लोशन पे लगाया और पूरे फेस पे, स्किन पे ऐसे लगा लिया, ठीक है। तो कैलेमाइन लोशन होता है और बेबी लोशन आते हैं जो ज्यादा यूज में लिए जाते हैं, उनकी ये बात करता है। बताओ इतनी सी बात समझ गए या नहीं समझे? बताओ भाई, इतनी सी बात समझ गए या नहीं समझे? बताओ फटाफट। कंसिडरेशन, किन किन चीजों का ध्यान में रखना है वो बात समझ लो। अब किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, देखो सबसे पहली बात है, फॉर्मुलेशन को बनाते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि सोल्युबिलिटी अच्छी हो, स्टेबिलिटी भी अच्छी हो, प्रिजर्वेटिव आप अच्छे से यूज करें ताकि फॉर्मुलेशन खराब ना हो, फार्मास्यूटिकल एलिजेंस मतलब कि उसको दिखने में, वो दिखने में अच्छी लगनी चाहिए, मतलब विस्कोसिटी, उसकी जो विस्कोसिटी गाढ़ापन है उसको मॉडिफाई करने के लिए उसके अंदर विस्कोसिटी मॉडिफायर्स डाले जाएं ताकि उसकी विस्कोसिटी खराब ना हो, उसका गाढ़ापन खराब ना हो। स्वीटनिंग एजेंट डाले जाएं, अगर आप उसको खाते हैं उन चीजों को आप, तो वो क्या हो, बेकार ना लगे। फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करें, दिखने में कलरिंग एजेंट ऐड करें तो कि दिखने में अच्छी हो। मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम रॉ मटेरियल अच्छे से अच्छा यूज करें, रॉ मटेरियल का ध्यान रखना है। इक्विपमेंट अच्छे से यूज करें, अच्छे साफ सफाई वाले इक्विपमेंट हो, अच्छे कर्मचारी उनको चलाते हो, सब अच्छे से चलाना जानते हो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है मैन्युफैक्चरिंग करने का उसी को ही फॉलो करें, उससे अलग अगर कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो दिक्कत आ सकती है, फॉर्मुलेशन खराब हो सकती है। क्लियर हुई इतनी सी बात? ठीक है जी। कंक्लूजन क्या निकल के आता है, लिक्विड डोसेज फॉर्म एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रन एंड एल्डरली एज वेल एज द पेशेंट, ये उनको दिया जा सकता है कि जो बच्चों को और बूढ़ों को दिया जा सकता है, ये कंक्लूजन निकल के आता है। दूसरा कंक्लूजन क्या है भाई, ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म सोलबिलिटी ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट शुड बी कंसीडरेशन, हेंस एप्रोप्रिएट सोलवेंट मस्ट बी यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन। ये कह रहा है कि जब आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं मोनोफेजिक, तो एक्टिव फॉर्मूले, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, उसके लिए ऐसा सोलवेंट आपको यूज करना है ताकि वो आसानी से उसके अंदर डिसोल्व हो जाए, आसानी से उसके अंदर घुल जाए। ठीक है भाई। देखो बेटा, लोशन होता है थोड़ा सा गाढ़ा, लोशन थोड़ा सा गाढ़ा होता है, लेकिन लिनिमेंट क्या होता है, लिनिमेंट होता है ऑयली। ठीक है, आपको स्किन पे कहीं पेन हो रहा है, ठीक है, लोशन होता है आपकी फैशन पर्पज के लिए, आपकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, मॉइस्चराइजर, नमी आ जाए स्किन में। लेकिन लिनिमेंट होता है ट्रीटमेंट में यूज, आपको कहीं पे पेन हो रहा है, आपको कहीं पे दर्द है, उन सब चीजों के लिए लिनिमेंट यूज होता है। समझ गए? अब और कमेंट ना करो बेटा, ठीक है। लिनिमेंट में समझ गए आप क्या डिफरेंस है? हाँ, ओके, कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द सोल्युबिलिटी एंड द स्टेबिलिटी आर मेजर प्रॉब्लम ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म के लिए सोल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी मेजर प्रॉब्लम है, उनकी सोल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी लाने में टाइम लगता है हमें, ठीक है। बट विद द यूज ऑफ सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स, जो हमने सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक पढ़ी, उनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो पुअरली सोल्यूबल ड्रग है उनको इजीली सोल्यूबल बना सकते हैं। समझ गए? कंक्लूजन ये निकल के आता है, ठीक है।